शिंगो एक अकेला बदसूरत हारा हुआ इंसान है जो अपनी बेकार नौकरी में फंसा है। लेकिन एक दिन वह तलवार और जादू की दुनिया में एक कुलीन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। एकमात्र समस्या यह है कि उसके इतने बड़े भाई हैं कि उसे गरीब और बदसूरत किसान जैसा माना जाता है। शिंगो कैसे देश का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनेगा और बिना किसी परेशानी के जीवन जिएगा। एपिसोड शुरू होता है हमारे नायक के साथ, जो एक बंजर मैदान के बीच अकेला खड़ा है। कुदाल से लैस खतरनाक पुरुष उसे आक्रामक नजरों से देखते हैं। लड़का अपना हाथ उठाता है और ध्यान केंद्रित करता है। उसका जादू दाहिने हाथ में इकट्ठा होता है। फिर वह जादू की किरण छोड़ता है जो सामने की चट्टानों को नष्ट कर भूमि को समतल कर देती है। उसके पीछे पुरुष जयकार करते हैं और वे खनन करने के लिए काम पर लौट जाते हैं। वेल नाम का लड़का देखता है कि उसके आदमी कुदाल से जमीन खोदते और टूटे पत्थर ले जाते हैं। एक और लड़का उसके पास आता है और उसके जादू के इस्तेमाल की तारीफ करता है। यहाँ तक कि मजदूरों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि काउंट का जादू वाकई जमीन विकसित करने में काम आ रहा है। वेल मुस्कुराकर जाने लगता है, पर उसका नौकर रॉड्रिक और जमीन साफ करने में मदद मांगता है। कुछ घंटों बाद एक थका हुआ वेल आखिरकार अपने घर टेलीपोर्ट कर लौटता है। लड़कियों का एक समूह खुशी से उसका स्वागत करता है और वह उनके साथ चाय पीने बैठ जाता है। वे चिढ़ाने लगती हैं कि कैसे रॉड्रिक उससे गुलामों की तरह काम करवा रहा है। वेल मानता है कि वह ऑफिस जॉब से ऐसा करने का आदी है, पर लड़कियां नहीं समझती। वह अपने कमरे में लौटता है, लेकिन निराशा से आह भरता है। 10 साल बीत जाने के बावजूद वह अभी भी इस नई दुनिया का आदी नहीं हुआ है। 10 साल पहले शिंगो बस एक साधारण ऑफिस वर्कर था। अकेले अपने फ्लैट में रहता और खाना बनाता था। एक रात वह देर रात का खाना खाने वाला था, तभी गलती से अपने खाने के सामने ही सो गया। लेकिन जब उसने फिर आंखें खोलीं तो खुद को एक अलग भोजन के सामने पाया। फिर उसने देखा कि थाली में एक अजनबी चेहरा उसे घूर रहा था। वह एक अलग दुनिया में बच्चा बन गया था। संगीतकार बजा रहे थे और लग रहा था कि वह किसी शादी में है। पहले उसे लगा कि वह विदेश में है, पर सब लोग जापानी बोल रहे थे। उसने सोचा शायद यह सपना है, लेकिन बहुत असली लग रहा था। सामने का खाना भी छूने पर बिल्कुल असली महसूस हुआ। वह सपने से जागने के लिए आंखें बंद करता है, पर आवाज कहती है उठो। एक बुजुर्ग उसे उठने को कहता है ताकि वह सबसे मिल सके। वह आदमी उसे मेहमानों के पास ले जाता है और परिचय देने को कहता है। शिंगो घबरा जाता है जब सारे बड़े लोग उसे घूरते हैं। खुशकिस्मती से एरिक नाम का बड़ा लड़का उसे छोटा भाई बताता है, वेंडेलिन वॉन बेनोबो मिस्टर, या संक्षेप में वेल। क्या वह सच में दूसरी दुनिया में है? यह नाम तो जर्मन जैसा लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी करें। बाद में एरिच वेल के पास बैठकर पूछता है कि क्या उसका दिमाग पहले खाली हो गया था। वेल एरिच से जानकारी निकालने की कोशिश करता है और चूंकि वह सिर्फ 5 साल का है, एरिच उसे सब फिर से समझाता है। आज उनके सबसे बड़े भाई कुर्त की शादी है। उन्होंने सर मैनबैक की दूसरी बेटी से शादी की, जो एक कुलीन थे। उनके पिता को वारिस के लिए पत्नी खोजने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए राहत मिली कि एक कुलीन की बेटी ने उनके परिवार में शादी की। वेल को यह भी पता चलता है कि वे खुद भी कुलीन वर्ग से हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है और लोग टोस्ट करने और शराब का मजा लेने लगते हैं, वेल अभी भी अपने नए शरीर और नई परिस्थिति से जूझ रहा है। वह खुश है कि वह आसानी से भाषा समझ लेता है और संकेतों पर लिखे शब्द भी पढ़ सकता है। भाई के इस शानदार विवाह समारोह से वेल अनुमान लगाता है कि वे शायद एक बहुत अमीर परिवार हैं, और अगर वह तीसरा बेटा है तो उसे काम या भूख की चिंता नहीं करनी पड़ती। वेल अपना कांटा उठाता है और दावत का आनंद लेने लगता है। अगले दिन वेल को उलझन होती है जब उसके सामने परोसा गया नाश्ता गलत लगता है। यह सूखी कड़ी रोटी और पानी जैसे सूप से बना था। उनका परिवार सामान्य रूप से भोजन का आनंद ले रहा है, लेकिन चारों ओर देखकर वेल देखता है कि वॉलपेपर छील रहे हैं, दीवारों पर पेंटिंग फीकी पड़ रही है और यहाँ तक कि उनकी मेज भी लकड़ी के टुकड़ों से मुश्किल से टिकी है। जब उसका भाई मछली पकड़ने से लौटता है तो वेल उससे परिवार की स्थिति के बारे में पूछता है। उन्होंने कल रात इतनी शानदार पार्टी दी तो वे गरीब क्यों लगते हैं? एरिच समझाता है। एरिक उसे समझाता है कि मेहमानों के सामने कंजूसी नहीं दिखा सकते, दिखावा बनाए रखना होगा, पर असल में वे बेहद गरीब हैं। दरअसल टूटी दीवारें कल पर्दों से ढकी थीं और खाना विशेष मेनू था। अब तो रोज सूखी रोटी और पतला सूप ही मिलेगा। वेल को यह समझ नहीं आता। वह अभी भी कुलीन परिवार का तीसरा बेटा है, उसे कुछ तो मिलना चाहिए। अचानक उसका भाई एरिक शिकार से लौटे
भाई हेलमुट का स्वागत करता है। पॉल और हरमन नाम के 2 और युवक बातचीत में शामिल होते हैं। एरिक बताता है कि उनके 2 और भाई शादी में नहीं आ पाए। वेल को एहसास होता है कि वे सिर्फ गरीब कुलीन नहीं हैं, वह एक गरीब कुलीन परिवार का 8वां बेटा है। लगता है उसके माता पिता ने बेडरूम में खूब मौज की। बाद में वेल अपने नए माहौल को समझने की कोशिश करता है। वे हेलमुट के राज्य में हैं, जिसकी राजधानी स्टटगार्ट में 10 लाख लोग रहते हैं। दक्षिण में ब्लैकरॉयडर का ड्यूकडम है, लेकिन उससे भी दक्षिण में बालमिस्टर नाइटडम का ग्रामीण इलाका है जहां वे रहते हैं। यह सिर्फ 800 लोगों वाला एक बहुत ही ग्रामीण स्थान है और वह वहां के कुलीन परिवार का 8वां बेटा है। वेल अपने नए जीवन को लेकर उदास हो रहा था। तभी उसने अपने 3 भाइयों को मां से विदा लेते देखा। वह उनसे पूछने दौड़ा कि क्या हो रहा है, तो एरिक ने बताया कि वे वास्तव में जा रहे हैं। वे अपनी जमीन बांट नहीं सकते, इसलिए कर्ट सब कुछ विरासत में पाएगा और हरमन शाखा परिवार में शादी करेगा। बाकियों को राजधानी में अपना जीवन शुरू करना होगा और कुलीन नहीं रह पाएंगे। एरिक वेल के सिर पर हाथ फेरता है और उसे कुछ कौशल सीखने और मस्ती छोड़ने की सलाह देता है। वेल दुखी होकर अपने भाइयों को अलविदा कहता है जैसे वे जाते हैं। फिर वह अपने भविष्य की तैयारी के लिए सीधे अपने परिवार के पुस्तकालय में जाता है। दुर्भाग्य से उसे जो किताबें मिलती हैं वे या तो कविता की हैं या प्रेम की। किताबें शेल्फ पर रखते समय उसने गलती से एक बॉक्स गिरा दिया। बॉक्स में एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिस्टल बॉल था। वेल ने पढ़ा कि क्रिस्टल बॉल जादुई क्षमता मापने वाला यंत्र है। वह इसे नकारने वाला था, पर याद आया कि वह नई दुनिया में है। उसने पढ़ा कि 1000 में एक व्यक्ति ही जादू कर सकता है। वेल की उम्मीद कम हो रही थी, फिर भी वह आगे बढ़ा। कागज में लिखा था कि जादू वंशानुगत नहीं होता। कोई भी महान जादूगर हो सकता है। क्रिस्टल बताएगा कि आप हो सकते हैं या नहीं। वेल को लगा नहीं कि वह इतना भाग्यशाली होगा, पर उसने प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने क्रिस्टल बॉल को मेज पर रखा और अपनी ऊर्जा उसमें डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यह वही है जो वेल ने भविष्यवाणी की थी, इसीलिए वह निराश नहीं है। लेकिन अचानक गेंद चमकदार सफेद रोशनी से जगमगाने लगती है। इधर गहरे जंगल में एक लंबे बालों वाला आदमी गड़बड़ी महसूस करता है। महल में वेल अभी भी हैरान है कि क्रिस्टल बॉल ने उस पर प्रतिक्रिया दी। वह कागज उठाता है और उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। लेख के अनुसार अगर उसमें जादू की प्रतिभा है तो गेंद इंद्रधनुषी होगी। वे उपयोगकर्ता को विशेष गाइड से जादू सीखने की सलाह देते हैं। वेल इन गाइडबुक की तलाश में पुस्तकालय छान मारता है, पर उसे सिर्फ उपन्यास, यात्रा गाइड और कविता की किताबें मिलती हैं। जादू की किताबें कहीं नहीं हैं। तभी उसके पिता वेल को खोजते हुए पुस्तकालय पहुंचते हैं। वेल पिता से पूछता है, पर वे बताते हैं कि वे पढ़ नहीं सकते। वह वेल से जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा करने को कहता है। जंगल में वेल एक छड़ी से जादू करने की कोशिश करता है, पर वह अपना जादू सक्रिय नहीं कर पाता। वह उदास होकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी अचानक एक आवाज उससे बात करने लगती है। यह आवाज आकाश से उतरते एक लंबे बालों वाले आदमी की थी। आदमी खुश था कि उसे अपने जैसा कोई मिल गया। वह वेल के सामने घुटने टेकता है और नाम पूछता है, पर वेल डर से छड़ी से उसे भगाने की कोशिश करता है। आदमी माफी मांगता है और धीरे से छड़ी दूर फेंक देता है। वह वेल को बताता है कि वह एक जादूगर है। इस बीच आदमी द्वारा फेंकी गई छड़ी पास की चट्टान से गिरकर एक बड़े पत्थर को हिला देती है। पत्थर चट्टान से लुढ़कता है और गिरने पर आसपास का क्षेत्र हिल जाता है। आदमी और वेल नीचे देखते हैं और पाते हैं कि पत्थर एक विशाल जंगली सुअर पर गिरा है। सुअर पत्थर को हटाता है और उन्हें देखकर सोचता है कि वे उसे मारना चाहते थे। सुअर चट्टान पर चढ़ने लगता है। सुअर जोर से गुर्राता है और वेल भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी अचानक वेल को पकड़कर भागने से रोक देता है। वह वेल को खींचकर उसके हाथों को सुअर की ओर करता है। फिर वह वेल से कहता है कि वह अपने हवा के जादू की कल्पना करे। वेल चिल्लाता है, पर आदमी कहता है कि पहले अपने मन को शरीर में घूमता हुआ सोचे। दोनों हरी रोशनी में चमकने लगते हैं और वेल के हाथ पर ऊर्जा केंद्रित होती है। वेल अभी भी घबराया हुआ है,
क्योंकि सुअर उनकी ओर दौड़ रहा है, लेकिन उसका जादू आखिरकार काम करता है और हवा उसके हाथ से निकलकर सुअर को पीछे धकेल देती है। हालांकि सुअर अभी भी गुस्से में है, लेकिन इस बार आदमी अपने जादू से उसे एक तरफ फेंक देता है। फिर वह खुद को ब्लीक्रोइडर ड्यूकडम के पूर्व दरबारी जादूगर अल्फ्रेड रेनफोर्ड के रूप में परिचय देता है। घर पर वेल अभी भी अपने रोजमर्रा के खाने से लगातार निराश हो रहा है। रात के खाने में उन्हें चाय मिलती है जो इतनी पतली है कि वह बस पानी जैसी है। वहीं दूसरी ओर अल्फ्रेड के साथ पी गई चाय शानदार थी। सुअर के साथ मुठभेड़ के बाद अल्फ्रेड चाय पीते हुए बताता है कि वह अपना जादू वेल को सिखाना चाहता है। वेल उत्सुक है कि क्यों, जबकि वह इसके लिए भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन अल्फ्रेड बस एक शिष्य चाहता है। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले अल्फ्रेड वेल को चेतावनी देता है कि उसे अपने जादू को गुप्त रखना चाहिए। अगर लोगों को पता चला तो वे उसे अगला स्वामी बनाने पर जोर दे सकते हैं, जिससे उत्तराधिकार विवाद हो सकता है। अगले दिन उनका पहला प्रशिक्षण सत्र क्षमता मिलान पर केंद्रित था। इसका मतलब था कि वेल अधिक मना क्षमता वाले व्यक्ति से मेल कर सकेगा। दोनों हाथ पकड़कर अपने शरीरों में मना प्रवाहित करने लगे। वेल अल्फ्रेड का मना महसूस कर चकित था, जबकि अल्फ्रेड ने उसे बधाई दी। उसे चिंता थी कि वेल उसकी मना क्षमता से मेल नहीं कर पाएगा, लेकिन वेल ने अपनी क्षमता पार कर ली और अभी भी पूरा नहीं भरा था। घर पर वेल के पिता पारिवारिक पुस्तकालय में क्रिस्टल बॉल देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्रिस्टल बॉल अपनी जगह से क्यों हटी है। उन्हें याद आया कि वेल वहां था और वे हंस पड़े। उनका वारिस कर्ट भी हंसा। सोचा वेल जादू की कमी देख उदास हुआ होगा। इस बीच वेल वास्तव में अपने अग्नि जादू का अभ्यास कर रहा था। अल्फ्रेड ने उन्नत जादू सीखने पर उसकी प्रशंसा की। हालांकि कुछ ही दिन बीते थे। वह पहाड़ी सब्जियों की टोकरी भी लाया, क्योंकि वेल को यह दिखावा करना था कि वह सिर्फ जंगल में काम कर रहा है। उस रात उनका परिवार बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा करने के लिए वेल की तारीफ करता है। कर्ट चिढ़ा हुआ दिखता है जब उनके पिता वेल से पूछते हैं कि उसे एक खास सब्जी कहां से मिली। वह सब्जी नदी के उस पार ही उगती है, तो क्या वेल जादू से उड़कर वहां गया? वह इस मजाकिया बात पर हंसता है, जबकि कर्ट सोचने लगता है कि क्या वेल के पास सचमुच जादू है। कुछ दिनों बाद वेल और अल्फ्रेड आकाश में उड़ते हुए ट्रैकिंग जादू का अभ्यास कर रहे हैं। वेल ने नीचे की जमीन के कंपन और स्थलाकृति को महसूस किया और लक्ष्य मिलते ही उस पर तेज हवा से एक पत्थर फेंका। फिर वे पक्षी को भूनकर आपस में बांट लेते हैं। वेल के पास तीखी वासाबी की एक बोतल भी थी जो उसने अल्फ्रेड को दी। अल्फ्रेड को वासाबी की तीखास का एहसास भी नहीं हुआ। भोजन का आनंद लेते हुए अल्फ्रेड वेल को जंगल की गहराई में न जाने की चेतावनी देता है। जंगल अभी भी वेल के स्तर से बाहर के कई राक्षसों का घर है। जंगल में खाद्य और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। लोग आकर्षित होते हैं पर लौटते नहीं। भोजन के बाद वेल अल्फ्रेड को बताता है कि कर्ट उसे अक्सर देखता रहता है। जहां भी वह जाता है कर्ट उसका पीछा करता और चुपके से देखता है। अल्फ्रेड सोचता है कि कर्ट को वेल की जादुई क्षमता का पता चल गया हो। सच कहें तो वेल को लॉर्ड बनना पसंद नहीं है। यह एक परेशानी लगती है और वह राजा बनना भी पसंद नहीं करता। खैर को वास्तव में लॉर्ड बनना पसंद नहीं है। यह एक कष्ट लगता है और वह अपने भाई के लिए परेशानी नहीं चाहता। दूसरी ओर उसके पास भविष्य के लिए कोई योजना भी नहीं है। अल्फ्रेड साहसिक कार्य का सुझाव देता है जो खैर की रुचि जगाता है। वह आंखें बंद करके अपने भविष्य के बारे में सोचता है। इस बीच अल्फ्रेड की बाह में अचानक बैंगनी आभा प्रकट होती है। अल्फ्रेड अपना हाथ पकड़कर खैर से छिपाता है। वह आभा को पीछे धकेलता है और अधिक समय मांगता है। शुक्र है वह सफल हो जाता है। रात के खाने में खैर साहसी बनने की योजना परिवार को बताता है। बड़ा भाई खुश है, पर पिता कहते हैं कि एकेडमी के लिए पैसे कम हैं। अगले प्रशिक्षण में अल्फ्रेड खैर को ब्राइटबर्ग शहर दिखाता है। यह व्यापारिक शहर है। सभी व्यापारी संघों में शामिल हो सकते हैं। खैर समझता है कि वह संघ में शामिल होकर और वस्तुएं बेचकर कमा सकता है, लेकिन पहले उसे वहां जाने का तरीका सीखना होगा। एक तरीका है यात्रा जादू, खासकर उड़ान जादू। अल्फ्रेड वेल को बाहों से पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। पहले वेल चीखता है, फिर अल्फ्रेड धीमा होता है और वेल चारों ओर की अद्भुत दुनिया देखता है। उस रात अल्फ्रेड को फिर से अपने अंधेरे शाप से लड़ना पड़ता है। अगले दिन
वेल उड़ान का अभ्यास कर रहा था जब अल्फ्रेड ने बताया कि यह आखिरी प्रशिक्षण है। वेल उसे रुकने को कहता है क्योंकि वे सिर्फ 2 हफ्ते साथ रहे, पर अल्फ्रेड मना कर देता है। रात के खाने पर पिता बताते हैं कि जंगल में एक फुसफुसाता मृतक देखा गया। यह एक अमर प्राणी है जो इंसान जैसा दिखता और बोल सकता है, लेकिन यह एक लाश है, इसलिए दर्द महसूस नहीं कर सकता। कुछ सालों में यह अमर अपनी चेतना खोकर जॉम्बी बन जाएगा। खैर को अचानक याद आया कि अल्फ्रेड का स्पर्श ठंडा था और उसने तीखी वसाबी आसानी से खाई। अपने मालिक की चिंता में वेल उसकी खोज में अंधेरे जंगल से उड़ता है। अंधेरे में वह जमीन पर गिर जाता है, पर अंततः अल्फ्रेड से मिल जाता है। वेल उसे जंगल के मृतकों के बारे में चेतावनी देता है, पर अल्फ्रेड कहता है कि वह खुद एक मृतक है। 5 साल पहले वह दवा खोजने ड्यूक के साथ गया था, पर राक्षसों ने हमला कर दिया। अल्फ्रेड लड़ा जबकि ड्यूक पीछे हटा और अंत में उसका मना खत्म हो गया। लेकिन वह अमर हो गया क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा थी। वह इच्छा थी अपना जादुई ज्ञान किसी को सौंपने की। इसीलिए जब उसने वेल की उपस्थिति महसूस की तो वह बहुत खुश हुआ। अब वह आखिरकार शांति पा सकता है। वेल को बस उसका अंतिम परीक्षण पास करना है। वह चाहता है कि वेल उसे पवित्र जादू से शुद्ध करे। वेल विरोध करता है, पर अल्फ्रेड अपने शरीर में फैलती मृत्यु दिखाता है। वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और जॉम्बी बन जाएगा। अल्फ्रेड वेल को पवित्र जादू सिखाना शुरू करता है। जब वेल जादू करता है, अल्फ्रेड की काली आभा मिटने लगती है और वह दर्द से चिल्लाता है। फिर भी वह वेल को जारी रखने का आग्रह करता है। वेल रोता है क्योंकि वह गुरु को अलविदा नहीं कहना चाहता, पर अल्फ्रेड उसे सब याद रखने को कहता है। वेल झुककर अल्फ्रेड को धन्यवाद देता है और उसे मृत अवस्था से मुक्त करता है। अल्फ्रेड मुस्कुराता है, प्रकाश में विलीन होता है और वेल को जीवन जीने की सलाह देता है। वेल दर्द से चिल्लाता है, पर आंसू पोंछकर मुस्कुराता है। वह अपने गुरु के अंतिम शब्दों का पालन करने का वादा करता है। कुछ साल बाद वेल साहसी बनने के लिए मां से विदा लेकर घर छोड़ता है। साहसी अकादमी में छात्रों के अभ्यास की आवाजें गूंज रही हैं। एक कक्षा में नए छात्र अपना परिचय दे रहे हैं। नीले बालों वाली लुईस और गुलाबी बालों वाली ईना अपना परिचय देती हैं। वेल के परिचय के बाद शिक्षक उन्हें भरने के लिए कागज देते हैं। यह सभी छात्रों का दुश्मन है। समूह कार्य, उन्हें अन्य छात्रों के साथ दल बनाना होगा। रात के खाने पर वेल अकेला महसूस करता है क्योंकि कोई उसके पास नहीं बैठता। पास की मेज पर लुईस और ईना उसके बारे में बातें कर रही हैं। एक और लड़का, एरविन नाम का गोरा, बताता है कि वेल की जादुई शक्ति इतनी ज्यादा है कि प्रशिक्षक ने भी उसे पढ़ाना छोड़ दिया। अगर कोई उसके साथ टीम बना ले तो उनकी पूरी अकादमी की जिंदगी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि सब वेल को घूर रहे हैं और उसके पास आने से डर रहे हैं। खुशकिस्मती से एरविन के पास पहले से ही एक प्लान है। वे सोचते हैं कि वेल हमेशा अकेला इसलिए रहता है क्योंकि वो उन्हें परख रहा है। इसलिए अगर वे सब मिलकर एरविन सबसे अच्छा तलवारबाज, लुईस बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट और इना टॉप स्पीयर वुमन वेल को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। इस बीच वेल को अभी भी नहीं पता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने मसाले बांटकर दोस्त बनाने का फैसला करता है, पर उसकी योजना तब रुक गई जब कुछ छात्रों ने एरविन के ग्रुप को ललकारा। वे घोषणा करते हैं कि वेल उनके ग्रुप एक्सट्रीग्यूट में शामिल होगा, इनके नहीं। इधर वेल को समझ नहीं आ रहा कि वे क्या बात कर रहे हैं और वो बस ये देखकर जलता है कि बाकी सब पहले से ही इतने करीब हैं। तो वह उदास होकर वापस बैठ जाता है। अगली कक्षा में शिक्षक उन्हें शिकार पर जाने को कहते हैं। वेल दूसरों के साथ टीम बनाने को उत्साहित है, पर सब पहले से ही अपने समूहों में हैं। पास की मेज पर लुईस सोचती है कि क्या वेल को बुलाना चाहिए, पर एरविन मना करता है, कहता है कि जल्दबाजी में वेल को निराश कर सकते हैं। वे वेल की अकेले पार्टी को गलत समझे, मानो वह उन्हें चुनौती दे रहा हो। कुछ घंटों बाद छात्र अपना शिकार प्रशिक्षक को दिखाते हैं। एरविन का समूह आत्मविश्वासी है क्योंकि उन्होंने 3 पूरे सूअर पकड़े हैं। वेल आता है, अल्फ्रेड का दिया जादुई बैग निकालता है और जानवर बाहर निकालने लगता है। जल्द ही उसने पूरी मेज भर दी। उसकी ताकत देख एक्स तिकड़ी उसे अपनी टीम में लेने का विचार छोड़ देती है। बाकी लोग भी यह देखकर कमरे से चले जाते हैं। इधर वेल, जो सफलता से परेशान है, अपने शिकार का इनाम पा रहा है।
वह सबको खाने पर बुलाने ही वाला था, पर जब भाई मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उस रात इरविन लड़कियों से अपना दुख बांट रहा था। सबसे बड़े न होने के कारण उन्हें बेकार समझा जाता था। सबसे बुरा ये कि शक्तियां जागने पर वे परिवार से ज्यादा ताकतवर हो गए। इसलिए माता पिता और भाई बहन शर्म से उनसे दूर रहते थे। वे गुस्से में थे कि देर से पैदा होने के कारण उनके सपने कुचले जा रहे हैं। वे हार न मानने और वेल से पहचान दिलाने का फैसला करते हैं। अगले दिन इरविन और लड़कियां गहरे जंगल में चले जाते हैं, लेकिन वे तुरंत ही भेड़ियों से घिर जाते हैं। खुशकिस्मती से वेल पास में शिकार कर रहा था और उन्हें महसूस कर लेता है। अगर वह उन्हें बचाता है तो वे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए वह तेजी से उस जगह की ओर भागता है। इरविन, लुइस और ईना भेड़ियों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भेड़ियों की संख्या उनके लिए बहुत ज्यादा है। इरविन घायल हो जाता है और भी भेड़िए उन पर झपटते हैं, लेकिन अंत में वेल आ पहुंचता है। एक मंत्र से चट्टानी कीलें क्षेत्र को भर देती हैं, भेड़ियों को पीछे धकेलकर अंदर के लोगों की रक्षा करती हैं। बाद में वे परेशानी के लिए वेल से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे बस उसे पहचानना चाहते थे। वेल भ्रमित था, पर अन्य लोग मानते हैं कि वेल का जादू सच में एस रैंक का है और वह उनसे एकदम अलग स्तर पर है। इसलिए वे दल बनाने का विचार छोड़ रहे हैं। वेल उन्हें रोकने वाला था, पर तभी उनका प्रशिक्षक आकर खुशी से घोषणा करता है कि ड्यूक ने उन्हें पार्टी में बुलाया है। उनकी कक्षा इस प्रतिष्ठित सेना के निमंत्रण से उत्साहित थी। हालांकि एक व्यक्ति अनुमान लगाता है कि शायद ड्यूक उनके महान जादूगर सहपाठी से मिलना चाहता है। वेल यह सुनकर दुखी हो जाता है कि वे सब अपने आप को इतना कम आंकते हैं। सिर्फ इरविन और लड़कियां ही बेफिक्र थीं, जो पहले से ही तय कर रही थीं कि क्या पहनना है। पार्टी में उनके सहपाठी का अनुमान सच निकला जब ड्यूक ब्लीक्रॉइडर ने बाकी सबको नजरअंदाज कर सीधे वेल से बात की। ड्यूक ने खुद को अमाडेस के रूप में पेश किया और वेल का अभिवादन किया। उसने वेल को निजी बातचीत के लिए बुलाया, पर सबके आश्चर्य से वेल ने लुइस, ईना और इरविन को भी बुला लिया, यह कहकर कि वे उसकी पार्टी के सदस्य हैं। ड्यूक के महल में ड्यूक अमाडेस ने वेल को अपने वर्तमान दरबारी जादूगर ब्रैंटैग रिंगस्टेड से मिलवाया। वह अल्फ्रेड के पूर्व गुरु भी हैं। ब्रैंटैग ने बताया कि उन्होंने 7 साल पहले अल्फ्रेड की उपस्थिति गायब होते महसूस की थी, क्योंकि अल्फ्रेड एक अमर था। ब्रैंटैग ने अनुमान लगाया कि अल्फ्रेड ने आखिरकार उसे धोखा दे दिया। अल्फ्रेड ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर एक शिष्य पा लिया। वेल उसी क्षेत्र से आया जहां अल्फ्रेड मरा था और उसके पास अल्फ्रेड का जादुई थैला भी था। तो क्या वह अल्फ्रेड का शिष्य है? वेल मानता है कि वह है और ब्रैंटैग को अपने गुरु के अंतिम पलों के बारे में बताता है। ब्रैंटैग दुखी था कि एक बच्चे को अपने गुरु का अंत देखना पड़ा, पर वेल को अल्फ्रेड को शांति देने के लिए धन्यवाद भी देता है। वेल फिर जादुई थैले की सामग्री लौटाता है जो ड्यूक की सेना की आपूर्ति थी जब वह पहले जंगल गया था। बैठक के बाद ईना और दूसरे लोग पहले सुनी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें पहले वेल के बारे में गलत धारणा रखने पर शर्म आती है। असल में वेल भी उन्हीं जैसा था, एक कुलीन परिवार का अतिरिक्त बेटा। जब वेल आता है तो वे सब उससे माफी मांगते हैं। वे यह भी मानते हैं कि वे सिर्फ वेल की शक्ति का फायदा उठाकर अपना जीवन सुधारना चाहते थे। वेल हंसता है और कहता है कि उसने भी पहले उनका इस्तेमाल किया था। वह डरावने ड्यूक के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था, तो उसने दोस्तों को साथ बुलाया। हालांकि वह उनके साथ पार्टी में जरूर जाना चाहता था। दूसरे हंसे और खुशी से उसे अपना लिया। तभी ड्यूक आया और वेल को बताया कि अल्फ्रेड की चीजें लौटाने पर उसे इनाम मिलेगा। कुल 1000 सोने के सिक्के और वेल को अल्फ्रेड की संपत्ति भी मिलेगी। उस रात वेल अपने नए महल में खाना खा रहा था। महल इतना बड़ा था कि वह फिर से अकेला महसूस करने लगा। उसने सोचा कि क्या दोस्त उसके साथ रहने को तैयार होंगे। वेल और उसके दोस्त जादुई हवाई जहाज में राजधानी की ओर उड़ रहे थे। वे उसके भाई एरिक की शादी में जाने वाले थे। लुइस इतनी उत्साहित थी कि वो अपना सबसे चटकीला कपड़ा पहन चुकी थी। वह किसी कुलीन व्यक्ति को आकर्षित करने की उम्मीद कर रही थी। एरिक ब्रांट परिवार में शादी कर रहा था, तो वहां कुलीन लोग होंगे। इस बीच इरविन एक खंभे को कसकर पकड़े हुए है, नाचने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसे उड़ते जहाज पर भरोसा नहीं है। राजधानी के गाइड ब्रैंटैग उन्हें आश्वस्त करता है कि जादुई हवाई जहाज कभी आकाश से नहीं गिरेगा। दुर्भाग्य से उसने जल्दबाजी में बोल दिया, क्योंकि अचानक काले बादलों ने आकाश को घेर लिया और इस तूफान के बीच में एक विशाल कंकाल ड्रैगन प्रकट होता है। यात्री तुरंत करेन बन जाते हैं और चालक दल से ड्रैगन की शिकायत करते हैं।
हालांकि चालक दल उन्हें आश्वासन देता है कि वे ड्रैगन से छुटकारा पालेंगे। आखिरकार उनके साथ महान जादूगर ब्रैंड टैग मौजूद है। इस बीच जहाज के पुल के अंदर ब्रैंड टैग वास्तव में ड्रैगन के सामने हार मान रहा है। वह अनडेड ड्रैगन को नहीं हरा सकता क्योंकि वह उसे शुद्ध करने के लिए पवित्र जादू नहीं कर सकता। हालांकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो ऐसा कर सकता है। वह फिर वेल की ओर मुड़ता है। वेल मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंड टैग उसे ऐसा करने के लिए दबाव डालता है। वेल कंकाल अजगर तक पहुंचने के लिए उड़ान जादू का इस्तेमाल करता है, जो तुरंत उस पर काला मायास्मा उगलता है। वह समय पर लगाए गए अवरोध के कारण बच जाता है, लेकिन नीचे के सारे पेड़ सड़ गए। हवाई जहाज के लिए ब्रैंड टैग यात्रियों को लड़ाई से बचाने के लिए एक बड़ा अवरोध बनाए रखता है। वेल पवित्र जादू करने लगता है, पर अजगर उसे देखकर हमले के लिए दौड़ पड़ता है। इसके बाद बिल्ली चूहे का खेल शुरू होता है। जैसे वेल अजगर के पंजों से बचने के लिए उड़ता है, सौभाग्य से वह अपना जादू पूरा कर लेता है और अजगर पर डाल देता है। अजगर पलटवार करता है, पर वेल का जादू उसकी तेजाब सांस को चीरकर सीधा उसे लगता है। अजगर अकेले मरना नहीं चाहता था। मतलब कौन चाहता है? तो अजगर अपनी आखिरी ताकत से वेल पर हमला करता है। वेल खुद को बचाने के लिए फिर जादुई ढाल का इस्तेमाल करता है और कुछ पल बाद अजगर बिखर जाता है और उसकी हड्डियां गिर पड़ती हैं। वेल अपने जादुई थैले से हड्डियां इकट्ठा करने लगता है और ऐसा करते हुए वह हड्डियों के साथ एक बड़ा लाल रत्न देखता है। वह ड्रैगन का मूल था। यात्रियों ने जहाज पर जश्न मनाया और ब्रैंड टैग ने अपने पुराने साथी इरिट्रियो का परिचय कराया, जो अब एक व्यापारी है। अगली सुबह सब लोग अभी भी नशे में हैं, जबकि वेल और उसके दोस्त क्षितिज पर नजर गड़ाए हैं, जहां राजधानी स्ट्रेटबर्ग का इंतजार है। उतरने के बाद ब्रैंड टैग उन्हें चकमा देकर इरिट्रियो के खेत में छोड़ देता है। यह सही वक्त था क्योंकि राजा के सैनिक अभी अभी पहुंचे थे। वे ड्रैगन को मारने के लिए वेल को धन्यवाद देते हैं और उसे महल में आमंत्रित करते हैं। उसके दोस्त उसे महल के दरवाजे पर छोड़ देते हैं और वेल राजा से मिलने के लिए इरिट्रियो के साथ। शुक्र है राजा ने वेल को बैरोनेट का छठा पद दिया। एरिक के घर पर सब वेल की पदोन्नति पर चर्चा कर रहे हैं। एरिक को यकीन नहीं कि उसका छोटा भाई अब पिता से भी ऊंचे पद पर है। वास्तव में वेल अब अपना खुद का कुलीन वंश शुरू कर सकता है। एना और अन्य चिंतित हैं, पर ब्रैंड टैग कहता है कि पदवी पाने का यह मतलब नहीं। वेल अभी भी अपनी पसंद का काम चुन सकता है। महल में वेल को कुलीन होने की परेशानी महसूस हो रही है। वे अजगर से मिली जादुई हड्डियों और रत्न के मूल्य पर बहस कर रहे हैं। कार्डिनल होहेनहेम ने मदद की और कीमत पर समझौते का आग्रह किया। इरिट्रियो बताता है कि वे वेल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज डूब रहा था जब वेल को घर जाने की अनुमति मिली, पर महल के बाहर एक आदमी वेल पर चिल्लाकर भाला घुमाने लगा। इरिट्रियो ने बताया कि वह शायद उनका अनुचर बनना चाहता है। शुक्र है गार्ड्स ने उस आदमी को तुरंत पकड़कर भगा दिया। एरिक की शादी में वेल ने अपने बड़े भाइयों को उदास देखा। पता चला कि उन्हें अभी तक परिवार से शादी का उपहार नहीं मिला था। इससे उनका परिवार अन्य रईसों की नजर में असभ्य लगेगा। बड़े भाई कर्ट ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इससे भी बुरा यह कि ड्यूक ऑफ ब्लाइक्रोडर की भी बदनामी होगी। आमतौर पर ड्यूक अपने जागीरदार को पैसे उधार देते हैं, पर पिता के घमंड के कारण लोग सोचेंगे ड्यूक ने मदद से मना किया। उनके चिंतित चेहरे देख वेल ने उपहार के लिए पैसे देने की पेशकश की। एरिच का विवाह समारोह सफल रहा और वेल खुशी से ताली बजाता है, पर अंदर से उसे लगता है कि कुलीन होना बहुत झंझट है। भाग्यवश पार्टी के बाद वेल की किस्मत आखिरकार बदल गई। इरिट्रियो उसे एक जार देता है जो वह शहर में खरीदना चाहता था। वह सोयाबीन का एक जार था। वेल तुरंत अपने और दोस्तों को घर वापस टेलीपोर्ट करता है। फिर वे रात भर सोयाबीन पकाते हैं और वेल किण्वन तेज करने जादू करता है। यह सब केवल मिसो सूप पाने के लिए। वह दोस्तों परिवार से भोजन बांटता है और बेहतरीन कुलीन बनने का वादा करता है। अगले एपिसोड में कार्डिनल होहेनहेम वेल का बपतिस्मा करते हैं। धर्म में आमंत्रित करने के लिए वेल कार्डिनल को बड़ा उपहार देता है। तभी कोई चाय देने के लिए दरवाजा खटखटाता है। नन वेशधारी लड़की को देखकर वेल तुरंत मोहित हो जाता है।
वह खुद को एलिस कार्डिनल होहेनहेम की पोती के रूप में परिचित कराती है। जब वेल खुद का परिचय देने के लिए खड़ा होता है, उसे एलिस से कुछ अजीब सा लगता है। वह महसूस कर सकता है कि वह जादू का इस्तेमाल कर सकती है। कार्डिनल उसके संदेह की पुष्टि करता है और बताता है कि एलिस पवित्र उपचार जादू का उपयोग कर सकती है। यह प्रभावशाली था क्योंकि वेल भी केवल पवित्र शुद्धिकरण जादू का उपयोग कर सकता है। एलिस अभी चर्च में घायलों को ठीक करने में मदद करती है और उसे सेंट होहेनहेम का उपनाम मिला है। हालांकि कार्डिनल होहेनहेम चाहते हैं कि एलिस एक सामान्य लड़की बनकर शादी करे। वास्तव में कई परिवार पहले से ही उसके लिए पूछताछ कर रहे हैं। वेल मजाक में कहता है कि शायद उसे भी एलिस के लिए प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए, हालांकि वह अभी नाबालिग है। कार्डिनल सहमत होते हैं और पूछते हैं कि क्या वयस्क होने पर उनकी शादी उचित होगी। वेल हंसकर सहमति देता है, लेकिन उसकी हंसी अकेली गूंजती है। इस तरह एलिस से मिलने के कुछ मिनटों बाद ही वेल की सगाई हो गई। बैठक के बाद कार्डिनल होहेनहेम अपने बगीचे में अकेले चाय पी रहे हैं। वो और उसका नौकर बात कर रहे हैं कि वेल और एलिस की सगाई जल्दी करवाना सही था या नहीं। कार्डिनल होहेनहेम ने राजा की मंजूरी ले ली थी, तो वेल के बॉस ड्यूक ब्लैकरॉयडर भी कुछ नहीं कह सकते। सबसे जरूरी ये है कि उन्होंने वेल को अपने परिवार से जोड़ने के फायदे देख लिए थे। पहला, उसका तोहफा सोने का संदूक था, यानी वेल चर्च की ताकत समझ गया है। विस्काउंट परिवार के लिए एलिस का बैरोनेट से शादी करना फायदेमंद साबित होगा। इधर वेल अपने भाई के घर पर अपनी पार्टी के दोस्तों को सगाई की खबर देता है। वेल के लिए सभी खुश हैं, लेकिन केवल वेल ही असंतुष्ट है। वह सगाई से पहले लड़की को जानना चाहता था, पर दोस्त कहते हैं जीवन साथी को न जानना आम है। उसके भाई एरिच ने शादी के दिन ही पत्नी से मिला था। अब वे वेल से आंखें बंद करने को कहते हैं जोकर मेकअप के लिए। वेल जोकर वेश में है ताकि बिना पहचान राजधानी घूम सके। कोई उसे ड्रैगन स्लेयर नहीं पहचानता, भले वह दुकान में खड़ा हो। इयरविन होने वाली पत्नी के लिए कुछ खरीदने को कहता है। वेल सोचता है एलिस क्या सोचेगी। खरीदारी के बाद वेल गलती से उस व्यक्ति से टकरा गया जो उसका अनुचर बनना चाहता था। इरविन ने कहा कि जोकर वेश में वेल को कोई नहीं पहचानेगा, पर भाला वाला वेल के दांत पहचान गया। आसपास के लोगों ने सुना और शूरवीर वेल को अनुचर बनाने के लिए उत्सुक हो गए। इस बीच भाला वाला अपनी छड़ी फिर से घुमाने वाला था। हंगामा होने से पहले वेल ने खुद को टेलीपोर्ट कर दिया। घर पर एरिच ने वेल को सुझाव दिया कि वह एक अनुचर रख ले ताकि दूसरों को मना कर सके। इरविन ने तुरंत वेल का अनुचर बनने की पेशकश की और वेल ने उसे नियुक्त कर लिया। इरविन हैरान था, जबकि वेल ने एलिस का उपहार निकाला और महल छोड़ दिया। इस बीच इरविन अभी भी खड़ा था, अनुचर की नौकरी पाकर खुशी से स्तब्ध। वेल ने टेलीपोर्ट करके होहेनहेम्स की हवेली के बगीचे में प्रवेश किया। कार्डिनल ने उसे लगभग पकड़ लिया, पर वह तुरंत जमीन पर लेट गया। एलिस को देखते ही वेल ने उसका हाथ पकड़ा और कार्डिनल से पहले छिप गए। दोनों छत पर छिपे, जहां वेल ने एलिस के लिए खरीदी कुकीज निकाली। दुर्भाग्य से छिपाने में कुकीज कुचल गईं। वह कुकीज पीछे छिपाकर एलिस से थोड़ी बात करने को कहता है। सगाई पर विचार पूछने पर एलिस मुस्कुराकर कहती है कि उसे अच्छा लगता है। दादा ने वेल चुना, वह ड्रैगन स्लेयर की पत्नी बनकर खुश है। घर पर इरविन एना और लुइस को बताता है कि वह वेल का अनुचर है। दोनों लड़कियां नाराज हैं क्योंकि वे सिर्फ कपड़े खरीदती रहीं। वे वेल के अनुचर बनने की सोचती हैं, पर इरविन उन्हें अपने अधीन बताता है। एरिच और पत्नी आने पर लुइस को इरविन से ऊपर उठने का विचार आता है। उन्हें बस वेल की उपपत्नियां बनना है। जब वेल आता है, लुइस तुरंत उसे अपने नए कपड़ों और अजीब डांस मूव्स से रिझाने की कोशिश करती है। वेल को समझ नहीं आता कि वह क्या कर रही है और वह बस कमरे से बाहर निकल जाता है। उस रात बाद में लुइस वेल को बेहतर तरीके से लुभाने के लिए अपने नए कपड़े काट देती है। एना लुइस के जोश की तारीफ करती है, पर लुइस मानती है कि वह ये सिर्फ इसलिए कर रही है
ताकि जब वो अपना डोजो खोले तो परिवार उसे स्वीकार करे। एना उसकी प्रेरणा से प्रभावित होकर खुद भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला करती है। इस बीच वेल को एलिस से रात के खाने का निमंत्रण मिलता है। अगले दिन एलिस और वेल एक बहुत ही अजीब डिनर साथ में करते हैं। खाने के बाद वेल जाने वाला था, तभी होहेनहेम का बटलर उसे सलाह देता है कि वह एलिस को पहली डेट की याद में कुछ दे। इसलिए वे पास की एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। विभिन्न आकारों और रत्नों की अंगूठियां ज्वेलरी शॉप की शेल्फ को सजाती हैं। वेल को ये सब भद्दा और अपरिष्कृत लगता है। एलिस धीरे से वेल से कहती है कि उसे कुछ महंगा नहीं खरीदना चाहिए, पर वेल कहता है कि उसके पास पैसे हैं। आखिरकार उसके पास अभी भी अजगर को हराने का इनाम बचा है। फिर उसकी नजर दुकान के कोने में एक साधारण सी अंगूठी पर पड़ती है। दुकानदार सुझाव देता है कि वह कुछ और खरीदे क्योंकि यह सगाई की अंगूठी के लिए बहुत साधारण है। लेकिन वेल देखता है कि अंगूठी देखकर एलिस मुस्कुरा रही है, इसलिए वह उसे खरीदने का फैसला करता है। वास्तव में यह सामान्य अंगूठियों से 6 गुना महंगी थी क्योंकि यह जादुई पत्थर से बनी थी। एलिस के लिए अंगूठी खरीदने के बाद वे घर लौट जाते हैं। गाड़ी में एलिस वेल से पूछती है कि क्या उसे पता था कि अंगूठी जादुई पत्थर से बनी है। दुकानदार के अनुसार यह बड़ी जादुई शक्ति संग्रह कर सकती है, इसलिए शायद वेल ने इसे खरीदा। तो एलिस हालांकि वेल स्पष्ट करता है कि यह सब सच नहीं था। उसने अंगूठी सिर्फ इसलिए चुनी क्योंकि वह एलिस पर फबेगी। वह एलिस को बताता है कि राजधानी में रहते हुए ड्रैगन स्लेयर कहलाने का दबाव उसे थका देता था। वह एलिस की प्रशंसा करता है जो बचपन से ही संत कहलाने का दबाव झेल रही थी। फिर वह अंगूठी पर जादू करता है जिससे गाड़ी लाल रोशनी से नहा जाती है। यह उनके चारों ओर तारों की रोशनी का भ्रम पैदा करता है। वेल कमाल है। एलिस बस वेल को देखती रहती है, उनकी दिल छू लेने वाली बातचीत से प्रभावित। उस रात बाद में कार्डिनल होहेनहेम अपने बटलर से वेल के बारे में पूछते हैं। बटलर मानता है कि वेल को समझना मुश्किल है, पर उसने देखा कि वेल एलिस से एक साधारण लड़की की तरह पेश आता है। इरविन, लुईस और ईना राजधानी में अपने ठहरने का आनंद ले रहे हैं। इरविन लड़की से पूछता है कि वेल को रिझाने की योजना कैसी चल रही है, पर लड़कियां कहती हैं कि वे जल्दबाजी में नहीं हैं। वेल राजधानी में एलिस के साथ व्यस्त है, इसलिए वे ब्रेडबर्ग लौटने पर ही उसे रिझाएंगी। उनके आतंक के लिए एलिस अचानक आ जाती है। शुक्र है उसने उनकी बातचीत नहीं सुनी। इरविन उसे बताता है कि वेल को महल बुलाया गया था, लेकिन एलिस वेल से नहीं बल्कि उनसे मिलने आई थी। वह उनसे पूछना चाहती है कि वेल कैसा व्यक्ति है। इस बीच महल में राजा ने वेल से एक और अजगर मारने को कहा। राजा के अधीन कुलीन होने के नाते वेल के पास मना करने का विकल्प नहीं था। नाइट कमांडर वेल और ब्रैंटैक को नवीनतम अभियान समझाता है। वे राजधानी की खाद्य कमी हल करने के लिए पालकेन्या प्रेयरी विकसित करेंगे। दुर्भाग्य से वह प्रेयरी ग्रेगोर लैंड नामक प्राचीन अजगर का क्षेत्र है। चूंकि केवल जादूगर ही ड्रैगन की सांस झेल सकते हैं, वे वेल और ब्रैंटैक की मदद चाहते हैं ड्रैगन को भगाने में। वेल को शक है कि 2 जादूगर प्राचीन ड्रैगन को हरा सकें, पर राजा के पास एक और आदमी है इस काम के लिए। एक मजबूत आदमी कमरे में घुसता है और खुशी से सबका अभिवादन करता है। वह राजा के सामने घुटने टेकता है और दृढ़ता से कहता है कि वे तीनों तुरंत पालकेन्या प्रेयरी जाकर ड्रैगन को हराएंगे। वह महल का जादूगर आर्मस्ट्रैंग है। योद्धा जैसा दिखने के बावजूद वह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है। तीनों फिर प्रस्थान करते हैं, आकाश में उड़ते हुए प्रेयरी की ओर जाते हैं। आर्मस्ट्रैंग आगे है, अपनी गति से वेल को चौंका देता है। वे अभी पालकेन्या प्रेयरी की सीमा पर स्थित सैन्य चौकी की ओर जा रहे हैं। वहां से वे रणनीति बनाएंगे और ड्रैगन का सामना करने से पहले सब कुछ तैयार करेंगे। एरिच के घर पर एरिच दूसरों को वेल के नए मिशन के बारे में बताता है। पता चलता है कि वेल को सिर्फ ड्रैगन से छुटकारा पाने के लिए वहां नहीं भेजा गया था। ड्रैगन के जाने के बाद प्रेरी के राक्षस आसपास के शहरों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वेल को भी उन सभी का सफाया करना होगा। उसे इसके लिए अस्थायी सेना बनाने की अनुमति भी मिलेगी। दूसरे पूछते हैं कि वास्तविक सेना वाले किसी जमींदार को यह काम क्यों नहीं दिया गया, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक कारण था। अगर कोई और जमींदार करता तो वो जमीन मांग सकता था, पर वेल सिर्फ रोब का रईस है, उसे पदक और पैसे से निपटाया जा सकता है। इसी बीच वे अपनी संपत्ति के बाहर हलचल सुनते हैं। कुछ शूरवीर अभी भी वेल के अनुचर बनने के लिए जमा हो रहे हैं।
उनका नेता वो इंसान है जो भाला घुमाता रहता है। ये लोग वेल की अस्थायी सेना बनाएंगे। इरविन पहले से ही इस अजीब टुकड़ी के नेता पर तरस खाता है, पर एरिच बताता है कि वो नेता इरविन ही होगा। चूंकि वेल मैदान में है, उसके अनुचर इरविन को यह भूमिका निभानी होगी। इरविन इस पद को स्वीकार करने से हिचकता है, लेकिन बाकी लोग उसे आश्वस्त करते हैं कि वह अच्छा करेगा। इस तरह इरविन ने अगले कुछ दिन सेना को पालकेनिया प्रेरी की ओर कूच कराया। उनकी अस्थायी सेना में कुलीन बच्चे या स्वामीहीन अनुचर हैं, जो युद्ध भूमि में यश पाने और समाज में अपना पद बढ़ाने की आशा रखते हैं। रात में इरविन अपने दल के सदस्यों के साथ तंबू साझा करता है। लड़कियां भी वास्तव में घबराई हुई हैं, क्योंकि यह उनकी पहली लड़ाई होगी। खुशकिस्मती से उन्हें सिर्फ साधारण राक्षसों से लड़ना है, जबकि वेल की पहली लड़ाई उन्हीं के खिलाफ थी। जिसकी पहली लड़ाई कंकाल ड्रैगन से थी। फिर एक और व्यक्ति अभियान में शामिल होता है। वह एलिस थी, जो उपचार जादू कर सकती थी। उन्हें अभियान में मदद करने का आदेश मिला। वह पूछती है कि वेल कहाँ है। इरविन बताता है कि वेल ड्रैगन की मांद के पास डेरा डाले है। सुबह होते ही वे उसे मारना शुरू करेंगे। सुबह होने पर वेल ब्रैंटैग और आर्मस्ट्रैंग मांद को देखते हैं। वह अजीब पंजे जैसी चट्टानों से भरा एक बड़ा गड्ढा था। ड्रैगन के जागते ही धरती कांपने लगती है। चट्टानें टूटकर हरे ड्रैगन को प्रकट करती हैं। ड्रैगन की दहाड़ लड़ाई की शुरुआत का संकेत देती है। आर्मस्ट्रांग कवच जादू से लोहे की कवच और हथौड़ा धारण करता है। वह उड़ते ड्रैगन के सिर पर हथौड़ा मारने आकाश में कूदता है। वेल आर्मस्ट्रांग की ताकत देखकर चकित रह गया। आर्मस्ट्रांग जादू से अपनी शक्ति को शारीरिक बल में बदल रहा है। इसके अलावा उसके कवच की रक्षा शक्ति सामान्य जादुई बाधा से कहीं अधिक है। जब आर्मस्ट्रांग अजगर को जमीन पर पटकता है, ब्रैंटैग वेल को तैयार रहने की चेतावनी देता है। आर्मस्ट्रांग अजगर से कुश्ती करता है। वेल सोचता है कि उसकी जरूरत क्यों है। ब्रैंटैग बताता है कि आर्मस्ट्रांग का जादू बहुत तेजी से माना खर्च करता है। अगर उसका माना खत्म हो गया तो वह मर जाएगा। इसलिए आर्मस्ट्रांग जल्द से जल्द अजगर को काबू करना चाहता है, ताकि वेल अंतिम वार कर सके। आर्मस्ट्रांग संकेत देता है और वेल अपना जादू छोड़ता है, जो विशाल अजगर को रोक देता है। इधर सेना के पास एलिस क्षितिज में देखते हुए वेल के बारे में सोच रही है। इरविन और अन्य नाश्ता लेकर आते हैं ताकि वह चिंता न करे। वे एलिस को वेल का पसंदीदा खाना मिसो सूप भी देते हैं, जो उन्होंने साथ बनाया था। उनका मजाक एलिस को खुश करता है, जब तक एक और सैनिक खबर लेकर नहीं आता। वेल ने सफलतापूर्वक अजगर को हरा दिया था। मैदान में वेल अपने जादुई बैग में अजगर की लाश रखता है। इस मिशन में ज्यादा इनाम नहीं, तो वे अजगर की लाश बेचकर पैसे कमाने की सोच रहे हैं। लेकिन आर्मस्ट्रांग और ब्रैंटैग चेतावनी देते हैं कि सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। आखिर में अल्फ्रेड को मजबूत दुश्मन नहीं, बल्कि राक्षसों की भारी संख्या ने हराया था। कुछ घंटों बाद एलिस शिविर में घायलों की मदद में जुटी है। इतने राक्षस हैं कि अग्रिम मोर्चे से लगातार घायल सैनिक आ रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि वे सिर्फ जादूगरों की वजह से मोर्चा संभाले हुए हैं। एलिस यह सुनकर वेल के लिए और चिंतित हो जाती है। फिर भी उसे अपने काम पर ध्यान देना है। वह पूरी रात हर किसी को ठीक करने में लगा देती है। उसने वेल की दी हुई अंगूठी में संग्रहित जादू का भी इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद वह आराम करने के लिए बैठ जाती है। सामने का योद्धा उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह वाकई ड्रैगन स्लेयर से जुड़ी है। एलिस योद्धा से पूछती है कि क्या वेल अग्रिम पंक्ति में सुरक्षित है, पर वह कहता है कि वेल सिर्फ ठीक ही नहीं है, वह एकमात्र कारण है जिससे वे युद्ध जीत रहे हैं। योद्धा कहता है कि वेल जैसे नायक सचमुच उन जैसे साधारण लोगों से श्रेष्ठ हैं। उसकी बातें सुनकर एलिस को वेल के साथ हुई बातचीत याद आती है। वेल को वास्तव में नायक कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि इससे दबाव आता था। वह वेल के त्याग पर दुखी है, क्योंकि वह अभी भी उनका नायक बनने का दिखावा कर रहा है। एलिस उसके साथ रहने और सेंट होहेनहेम के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लेती है। वह पूरी रात सबको ठीक करती है, और जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो पुराने तरीके से घाव भरने के लिए दवाइयां मांगती है। खुशी की बात, एक सैनिक जल्द ही आकर चिल्लाता है कि वे जीत गए हैं। दुर्भाग्यवश सर बॉमिस्टर के घायल होने के कारण उन्हें बचाव दल की जरूरत है। एलिस घबराकर घायल सैनिकों की ओर दौड़ती है। वह वेल को पुकारती है,
पर सैनिकों के पास पहुंचने पर पता चलता है कि घायल व्यक्ति वेल का भाई है। तभी एक आवाज उसे पुकारती है और वह वेल की थी। चिंतित पर खुश दिखते वेल को देख एलिस को इतनी राहत मिली कि तनाव के कारण वह बेहोश हो गई। जब एलिस जागी तो वेल उसके पास बैठा इंतजार कर रहा था। वेल ने एलिस को बताया कि मोर्चे पर उसने सुना था कि वह हर घायल को कैसे ठीक कर रही थी। संत की शक्ति के कारण सभी अंत तक लड़ने में सक्षम रहे। लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ती है और बताती है कि वह उसकी नायक न होने की भावनाओं को समझती है। कुछ देर बाद आर्मस्ट्रैंग आता है और एलिस को कसकर गले लगाता है। वेल के आश्चर्य से आर्मस्ट्रैंग वास्तव में एलिस के चाचा निकले। कुछ दिनों बाद वेल और उसके साथी अपना सामान एक नए घर में ले जाते हैं। नई उपलब्धियों के कारण वे अनिश्चित काल तक राजधानी में रहने लगे। एलिस मिसो सूप लाती है और वेल उसका स्वागत करता है। वह वास्तव में वेल से कुछ स्पष्ट करना चाहती है। चूंकि वह लुइस और ईना के साथ रह रहा है, उसने सोचा था कि वह उनसे सगाई कर चुका है। वेल बताता है कि वे सिर्फ साथी हैं, पर वह उपपत्नियों के बारे में उसकी राय भी पूछता है। हालांकि एलिस इस बारे में बिल्कुल ठीक थी, जैसे हर कोई जिससे वेल ने पूछा था। इसलिए जब लुइस और ईना ने फिर उपपत्नी बनने की पेशकश की तो वह मना नहीं कर सका। अगला एपिसोड एक और शादी के साथ शुरू होता है। इस बार वेल का दूसरा भाई हेलमुट था, जो एक और नाइटडम में शादी कर रहा है। हर कोई दुनिया में आगे बढ़ रहा है, खासकर वेल जो पूरे राज्य का ध्यान खींच रहा है, विशेषकर अब जब राज्य एक टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। सभी रईसों से उम्मीद की जाती है कि वे जीवन में कम से कम एक बार भाग लें। दुर्भाग्य से केवल तलवारबाजी, भालाबाजी, तीरंदाजी और मुक्केबाजी ही है। एक रईस के रूप में वेल से तलवार चलाने की उम्मीद है, तो उसे शायद उसमें हिस्सा लेना चाहिए। वेल सोचता है कि क्या वह आर्मस्ट्रैंग की तरह जादू से अपना शरीर मजबूत कर सकता है, पर एरिक चेतावनी देता है कि जादू की अनुमति नहीं है। हर सुबह लुइस, इना और एरविन अपनी सुबह की दौड़ पर जाते हैं। एरविन हमेशा लड़कियों से शिकायत करता है कि वे जादू से खुद को मजबूत करती हैं, जो अनुचित है। वह भी चाहता था कि उसके पास ऐसा करने के लिए काफी जादुई शक्ति हो। इस बीच वे वेल को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, जो गंभीर दिखता है और कहीं जा रहा है। बाद में ब्रैंटैग लड़कियों को बताने आता है कि ड्यूक अमाडेस ने उन्हें भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का आदेश दिया है। उन्हें एक कुलीन की बेटी के लायक लड़ाई दिखानी होगी। दोनों लड़कियां तुरंत उठीं और कमरे से बाहर चली गईं। उन्हें टूर्नामेंट की तैयारी में बिना जादू के लड़ना सीखना होगा। इस बीच इरविन सोफे पर आराम फरमाता रहता है। टूर्नामेंट में हारने पर भी उसे कुछ नहीं खोना है। पर ब्रैंटैग कहता है अगर वो तैयारी नहीं करेगा तो दल उसे बोझ समझकर निकाल सकता है। खाने के दौरान वेल बताता है कि पिछला विजेता वॉरेन दूसरों को मौका देने के लिए हट रहा है। इसका मतलब है कि टूर्नामेंट में उन्हें नाम कमाना थोड़ा आसान होगा। हालांकि वह एलिस को दल में शामिल करने की अनुमति भी मांगता है। सब तुरंत मान जाते हैं क्योंकि एलिस का चिकित्सा जादू दल के लिए वरदान होगा। इस बीच इरविन पार्टी में अपनी जगह को लेकर चिंतित है। वह सबको जोर से बताता है कि वह टूर्नामेंट जीतेगा और पीछे नहीं रहेगा। अगले दिन इरविन दौड़ में पूरा जोर लगाता है, दोनों लड़कियों को पीछे छोड़ देता है। इधर एक मरता हुआ वेल उनके साथ चलने की कोशिश करता है। वे पुलअप और हथियार प्रशिक्षण भी करते हैं। वेल अपनी तलवार नहीं संभाल पाता। सूरज डूबने पर भी तीनों प्रशिक्षण जारी रखते हैं, जबकि वेल थकान से बीमार पड़ जाता है। इरविन इतना प्रशिक्षण करता है कि उसके हाथ से खून बहने लगता है, फिर भी वह तलवार चलाता रहता है। लड़कियां सोचने लगती हैं कि शायद इरविन सच में पूरा टूर्नामेंट जीत सकता है। दुर्भाग्य से उन्हें टूर्नामेंट के बारे में कुछ बुरी खबर मिलती है। पता चलता है कि राजा ने वॉरेन को टूर्नामेंट में युवाओं के लिए बाधा बनने का आदेश दिया था। इरविन यह सुनकर दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। लड़कियां उसे हौसला देने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि इरविन न जीते तो भी कोई बात नहीं। हालांकि वह कहता है कि उसे जैसे जादू रहित व्यक्ति को नतीजे दिखाने ही होंगे। लड़कियां उसकी भावनाएं नहीं समझेंगी क्योंकि उनके पास जादू है। इना और लुइस उसकी बातों से दुखी होकर चुपचाप चली गईं। अगली सुबह इरविन वेल से पूछता है कि क्या वह उसे टूर्नामेंट न जीतने पर दल से निकाल देगा। हालांकि वेल किसी और बात को लेकर परेशान था। पता चला कि एलिस भी उनके दल में शामिल होने को लेकर चिंतित है। उनके विपरीत दावत
उनके विपरीत उसने शारीरिक प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं किया। इरविन समझता है कि सब अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे हैं, तो वह बाहर जाकर लड़कियों से माफी मांगता है। टूर्नामेंट के दिन सभी अखाड़े में पहुंचकर तैयार होते हैं। एलिस भी लड़ाई के बाद खाने के लिए सबके लिए लंच बॉक्स लाती है। वेल के पहले मुकाबले में वह अचानक अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी वॉरेन, नाइट कमांडर और पिछले विजेता से भिड़ता है। वेल तलवार निकालकर अपना हौसला बुलंद करता है, पर घंटी बजते ही वॉरेन तेजी से आगे बढ़कर अपनी तलवार की मूठ वेल के पेट पर मारता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जागने पर वह अपनी टीम के दूसरे मुकाबलों के दौरान दूसरों के साथ चाय पीता है। हर जीत के साथ इरविन तलवारबाजी, ईना भालाबाजी और लुइस मुक्केबाजी विभाग में आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से लुइस ने प्रारंभिक दौर के सेमीफाइनल में अपना अंत किया। ब्रैंटैग उसके प्रयासों की सराहना करता है, क्योंकि वह जादू प्रतिबंधित द्वंद्वों में भी अच्छी रैंकिंग पाने में सफल रही। ईना स्पीयरमैनशिप डिवीजन के अंतिम प्रारंभिक में पहुंची और चौंकाने वाली बात, उसका अगला प्रतिद्वंद्वी ह्यूमन फिजेट स्पिनर है। वह ईना को देखकर उत्साहित हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वेल उसका प्रदर्शन देख सकता है। द्वंद्व की शुरुआत में ब्रो आगे बढ़ा और ईना पर वार करना शुरू कर दिया। ईना पलट वार करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रो अपने भाले से उसका भाला रोक देता है। फिर वह अपना सिग्नेचर फिजेट स्पिनर मूव करता है और ईना को निरस्त कर देता है। ईना दूसरों को अपनी हार बताती है और कहती है कि ह्यूमन फिजेट स्पिनर वास्तव में काफी मजबूत है। उसका नाम रॉड्रिक है और व्यापारी परिवार से होने के कारण वह लेखांकन और कानूनों का भी जानकार है। हालांकि उसने देखा कि वेल ध्यान नहीं दे रहा था। वह सो गया था, क्योंकि वही था जिसने एलिस के लाए सारे खाने बनाए थे। इस बीच इरविन ने अपना सेमीफाइनल राउंड जीत लिया था। दुर्भाग्य से उसके कंधे पर गहरा घाव लगा और बदकिस्मती से उसका अगला प्रतिद्वंद्वी खुद नाइट कमांडर वॉरेन है। लड़कियां इरविन के घाव भरती हैं, जबकि एक अधिकारी उसे अगला राउंड छोड़ने का आग्रह करता है। उसके घाव इतने गंभीर हैं कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि इरविन ने पूरा टूर्नामेंट जीतने का मन बना लिया है। लड़कियां बताती हैं कि वे जानती हैं ब्रैंटैग ने इरविन से क्या कहा था। इरविन कहता है कि ब्रैंटैग सच ही कह रहा था कि वह बोझ बन सकता है, लेकिन लड़कियां उसे लंच बॉक्स और वेल का बनाया खाना दिखाती हैं। यह सबूत है कि वेल शायद कभी उन्हें अपनी टीम से नहीं निकालेगा। इरविन एक कौर खाता है और खड़ा हो जाता है। वेल की टीम के सदस्य के रूप में वह दुश्मन से पीछे नहीं हटना चाहता। कुछ दिनों बाद इरविन और ईना ने वॉरेन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया। लुइस ने वेल को अपने और अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया। उन्हें अगले 2 वर्षों में वयस्क और साहसी बनने की तैयारी के लिए जितना हो सके उतना तैयार रहना होगा। वेल के आश्चर्य के लिए पता चला कि लुइस का गुरु वास्तव में आर्मस्ट्रांग है। वेल को एहसास हुआ कि वह भी उनके जैसा मांसपेशी वाला व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वह खुशी से उनके प्रशिक्षण में शामिल हो जाता है। 3 साल बाद बाल्मिस्टर नाइडम के ग्रामीण क्षेत्र में वेल का परिवार अपनी भूमि सुधारने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। कर्ट कुछ कर दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे जब उनकी पत्नी खबर लेकर आई। राजधानी से आगंतुक आए थे। कर्ट हैरान था कि आगंतुक इतनी दूर से आए थे, लेकिन जब उसे पता चला कि वे उसके भाई वेल के बारे में आए हैं तो वह नाराज हो गया। महल में आगंतुक ने कर्ट को राजधानी के लेखा परीक्षक का एक पत्र सौंपा। कर्ट ने लापरवाही से पत्र पत्नी को थमाया। सोचा शायद वेल के परिवार में शामिल होने का एक और निमंत्रण है। कर्ट गुस्से में आगंतुक से कहता है कि उसे परवाह नहीं, वेल कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो जाए। लेकिन पत्र पढ़कर उसकी पत्नी अचानक चीख पड़ती है। पता चला कि एक प्राचीन खंडहर की खोज के दौरान वेल की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन पहले ही वेल पूर्ण वयस्क और लाइसेंसधारी साहसी बना था। वह बहुत खुश था, क्योंकि पहले वह हमेशा कुलीन जिम्मेदारियों से दबा रहता था, पर अब वह आखिरकार अपनी मर्जी से साहसिक कार्य कर सकता है। पहले मिशन के रूप में ब्रैंटैग उन्हें राजा का एक अनुरोध देता है। पहले मिशन के रूप में ब्रैंटैग उन्हें राजा का एक आदेश देता है, कुछ प्राचीन खंडहरों की खोज करने का। लगता है कि वेल अभी भी राजा का दौड़ने वाला लड़का ही है। वेल की टीम ब्रैंटैग को सलाहकार बनाकर कालकोठरी में प्रवेश करती है। ब्रैंटैग बताता है कि पहले भी साहसी यहाँ भेजे गए थे, पर कोई लौटा नहीं। गिल्ड ने फिर अनुभवी साहसियों को भेजा, पर वे भी वापस नहीं आए।
इसीलिए गिल्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ एक ड्रैगन होगा और उसे हराने के लिए वेल से बेहतर कौन। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टीम का नाम भी ड्रैगन बस्टर्स रख दिया। सुरंगों में चलते हुए वेल अपने साथियों को पीछे छिपने के लिए डांटता है, पर इरविन कहता है कि सिर्फ वेल को ड्रैगन से लड़ने का अनुभव है, अगर वो हम पर सांस छोड़े तो हम मर जाएंगे। इस बीच ब्रैंड-टैग खंडहर में प्रवेश करने से पहले जादुई तरीके से क्षेत्र की जांच करता है। आश्चर्यजनक रूप से अंदर फिर से खाली है, पिछले साहसिकों का कोई निशान नहीं। ब्रैंड-टैग अचानक कुछ महसूस करता है और सबको बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और उनके पैरों के नीचे एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। जादुई चक्र ने उनके पैर फर्श से चिपका दिए। ब्रैंड-टैग ने सबको किसी भी चीज के लिए तैयार रहने को कहा। यह प्राचीन जादुई सभ्यता द्वारा छोड़ा गया एक जाल था। अचानक वे एक एक करके गायब होने लगते हैं। एलिस वेल का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर वह भी गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वह भी गायब हो जाती है। जब वे जागते हैं तो वे एक पूरी तरह से अलग कमरे में होते हैं। दीवार पर एक संकेत उन्हें रिवर्स हैंगिंग में स्वागत करता है। ब्रैंड-टैग अनुमान लगाता है कि टेलीपोर्टेशन उन्हें खंडहर की सबसे गहरी सतह पर ले आया है। अब उन्हें खंडहरों से ऊपर और बाहर चढ़ना होगा। लुइस वेल पर मुस्कुराती है क्योंकि वह उन्हें कहीं भी ले जा सकता है, पर वेल बताता है कि टेलीपोर्ट के लिए उसे अपने गंतव्य और वर्तमान स्थान का पूरा ज्ञान चाहिए। दुर्भाग्य से उन्हें नहीं पता वे कहाँ हैं, इसलिए वह उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता। एकमात्र विकल्प है सीढ़ियां चढ़ना। वे खंडहर की अगली मंजिल तक चढ़ते हैं। एलिस जल्दी में वेल के लबादे से चिपक जाती है। वेल उसे आश्वस्त करता है। जब वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और गोलेम जागने लगते हैं। वेल जादू करने वाला था, पर दूसरों ने उसे रोक दिया। उन्हें नहीं पता कितनी मंजिलें हैं, इसलिए वेल का जादू बचाना बुद्धिमानी होगी। 3 योद्धा अपनी तलवार, भाले और मुट्ठियों से गोलेम को नष्ट कर देते हैं। इस बीच ब्रैंड-टैग और वेल जादू से उन्हें अभिभूत होने से बचाते हैं। लड़ाई के बाद एलिस उनके घावों को ठीक करती है। एना दीवारों पर कंकाल देखती है। ब्रैंड-टैग कहता है ये पुराने साहसी होंगे। अगली सीढ़ियों पर भी सैनिक गोलम भरे थे। वे फिर लड़ने लगे। वेल साहसियों को देख सोचा, कब तक यहां फंसे रहेंगे। बाहर राजा और आर्मस्ट्रांग वेल की टीम के लिए चिंतित होने लगे हैं। 5 दिन बीते, कोई खबर नहीं। कुलीन कह रहे वेल शायद मर गया। दरअसल कुलीन बैरन बालमिस्टर की मौत पर खुशी से बतियाते हैं। कार्डिनल होहेनहेम आते हैं। वे कहते हैं वेल और एलिस जीवित हैं। कार्डिनल मुड़ते ही लॉर्ड कमिश्नर रूकनर से टकरा जाते हैं। वे गलियारे से रईसों की हंसी सुन सकते हैं और सोचते हैं कि वेल की मौत की अफवाह कौन फैला रहा है। उन्हें पता नहीं, अफवाह फैलाने वाला लॉर्ड कमिश्नर का भाई बैरन रूकनर है, जो महल का लेखा परीक्षक है। वह कर्ट को वेल की मृत्यु की सूचना देने और उसके बेटों के उपाधि पाने की उम्मीद का पत्र भेजता है। यह सब अपने भाई को लॉर्ड कमिश्नर के पद से हटाने की उसकी जटिल योजना का हिस्सा है। खंडहर में 5 दिनों की लगातार लड़ाई से सभी थके हुए हैं, फिर भी वेल खुश रहने की कोशिश करता है। केवल 2 घंटे की नींद। वे आगे बढ़ रहे हैं, पर यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। मंजिल दर मंजिल वे अंदर के गोलेम सैनिकों को मार गिराते हैं, पर थकान और चोटें भी उन पर हावी हो रही हैं। अगली मंजिल बड़ी थी, ज्यादा सैनिक थे, उन्हें और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। एलिस घायल इरविन को ठीक करती है, जो सोचता है कि क्या वे मरने वाले हैं। एलिस उसे हौसला देती है। इरविन कहता है वॉरेन को हराए बिना मरना अफसोस होगा। इरविन की बात एलिस को छू जाती है। वह वेल को लंबे समय तक देखती है। अगली मंजिल से पहले एलिस वेल से कहती है जल्द निकलेंगे, वरना शादी न करने का पछतावा होगा। उसकी बात से वेल खुश होता है। वे लड़ने को तैयार अगली मंजिल में जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यह मंजिल खाली थी।
कोई गोलेम सैनिक नहीं था। इरविन राहत से चिल्लाता है, लेकिन ब्रेंटैग सतर्क रहता है। दूर में उसे एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति धीरे धीरे जागती है और अपने पंख फैलाती है, एक ड्रैगन गोलेम का रूप लेती है। ब्रेंटैग तुरंत सुरक्षा जादू करता है और कुछ पल बाद ड्रैगन की बिजली की सांस उन पर टकराती है। वेल ढाल को मजबूत करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से सैनिक गोलेम पीछे से घुसकर उन पर हमला कर देते हैं। और भी गोलेम बगल के दरवाजों से आ जाते हैं और पूरा कमरा जगमगा उठता है। वे अब घिर गए हैं। सामने ड्रैगन और पीछे गोलेम की फौज है। वेल और ब्रेंटैग ड्रैगन की सांस से अपने दल को बचाते रहते हैं। इरविन और लुइस गोलेम सैनिकों को रोकते हैं, जिससे एलिस को ईना को ठीक करने का वक्त मिलता है। ईना की चोट इतनी गंभीर थी कि एलिस ने अपनी सारी शक्ति और जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके उसे मुश्किल से ठीक किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेल और ब्रेंटैग की शक्ति खत्म हो जाएगी और ड्रैगन की सांस उन्हें मार डालेगी। इसलिए वेल गोलेम को हराने का फैसला करता है। ब्रेंटैग शंका जताता है कि वे ऐसा कर पाएंगे क्योंकि ड्रैगन का शरीर मिथ्रिल का है, पर वह वेल पर भरोसा करता है। वह वेल को अपनी बची जादुई शक्ति देता है और वेल ड्रैगन की सांस को अपने जादू से पीछे धकेलता है। जल्द ही ब्रेंटैग की माना खत्म हो जाती है और वह वेल पर मुस्कुराता है। वेल ने उसे अल्फ्रेड की बहुत याद दिलाई थी। फिर वह बेहोश हो जाता है, वेल को अकेले ड्रैगन से लड़ने के लिए छोड़कर। दूसरे लोग वेल को हौसला देते हैं, पर ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा निकलती है। वह एक बार फिर ड्रैगन के हमले से पीछे धकेला जा रहा था। अपनी चेतना खोता महसूस कर वेल सबसे माफी मांगता है, लेकिन एलिस अचानक कहती है कि वह मिरेकल लाइट जादू करेगी। एक तेज हरकत में वह बेहोश होने से पहले वेल को होंठों पर चूम लेती है। वेल उसे थाम लेता है और महसूस करता है कि उसका जादू तेजी से बढ़ रहा है। उसका हमला पूरी ताकत से वापस आता है और आखिरकार ड्रैगन को मार गिराता है, जो मरकर जमीन पर गिर पड़ता है। उनकी मृत्यु से कमरे के सभी गोलेम बंद हो गए, जिससे दूसरे बेहोश वेल और एलिस को बचा सके। कुछ घंटों बाद वेल धीरे धीरे जागा और देखा कि लुइस और आईना पहले की लड़ाई के बारे में बात कर रही हैं। मिरेकल लाइट एक उपचार मंत्र है जो सहन शक्ति बहाल करता है और विशेष परिस्थितियों में मना भी बहाल कर सकता है। हालांकि इसमें चुंबन की जरूरत नहीं, तो वे अनुमान लगाते हैं कि एलिस ने मौका लेकर चुंबन ले लिया। आखिर वह शायद अपने प्यार को बिना चूमे मरने का पछतावा करती। जब वेल और एलिस जागे तो वे ब्रेंटैग से मिले, जो इस नए स्थान का अध्ययन कर रहा था। उसने जाना कि यह जगह एक जादूगर ने बनाई थी, जो जादुई वस्तुएं बनाने के लिए मशहूर था। उसने शायद लोगों की योग्यता परखने के लिए यह सब बनाया था। किस चीज के लायक, वे जल्द ही पता लगा लेंगे। इरविन और दूसरों ने उन्हें बताया कि उन्हें कुछ अद्भुत मिला है। वह एक विशाल शिपयार्ड था जिसमें प्राचीन हवाई जहाज थे, जैसे उनका राज्य अब इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, इरविन ने एक बटन दबाया और गोदाम की एक दीवार खुल गई। अब वे आखिरकार प्राचीन खंडहरों से बाहर निकल सकते हैं। 7 प्राचीन हवाई जहाजों, शिपयार्ड, उन्हें चलाने वाले जादुई पत्थरों, सैनिक गोलेम, ड्रैगन गोलेम और 7 के शोध दस्तावेजों की खोज के लिए और उनका साथ दे रहा था। वेल्स के दल के हर सदस्य को 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इसका मतलब है कि उन्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वेले ने आर्मस्ट्रांग को बताया कि वे राजधानी छोड़ रहे हैं। वे अपने घरेलू ड्यूकडम के आसपास साहसिक कार्य करेंगे। ब्रेटबर्ग आर्मस्ट्रांग वेल्स की मृत्यु की अफवाह फैलाने वाले को पकड़ने का वादा करता है, जो वेले को चौंका देता है क्योंकि उसे महल की स्थिति का पता नहीं था। लगता है कि अन्य कुलीन वेल्स की सफलता से जलते थे और उसके बारे में बुरी अफवाहें फैला रहे थे। ईना कहती है कि वेले से नजदीकी के कारण उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। अब वे 2 मिलियन स्वर्ण पा रहे हैं, जो निश्चित रूप से उन पर अवांछित ध्यान खींचेगा। वह वास्तव में इनाम बंटवारे पर विवाद करने की गिल्ड प्रणाली का उपयोग करना चाहती थी। 2 मिलियन पाने के बजाय वे सब वेले को वापस देना चाहते हैं। एलिस वेले की मंगेतर है, तो वह अपनी सारी संपत्ति उसे दे रही है। संक्षेप में, वेले अब 10 मिलियन सोना और अमीर हो गया है। इधर ऑडिटर रूकनर के घर में वेले के विरोधी रईसों की बैठक चल रही है। उन्होंने वेले से छुटकारा पाने के लिए अपने संसाधन जुटाने का फैसला किया है। वेले के घर के बाहर एक लबादा पहने लड़की आती है।
वह अंदर झांकती है और वेले को दूसरों के साथ कुकीज खाते देखती है। वेले खिड़की पर हुई हलचल को नोटिस करता है, पर जब वह बाहर देखता है वहां कोई नहीं होता। फिर भी वह ब्रेटबर्ग लौटने के बाद घर की रखवाली के लिए किसी को रखने का फैसला करता है। वेले से नाराज लोगों की बड़ी संख्या के कारण उन्हें कोई मजबूत और वफादार व्यक्ति चाहिए। इसलिए बाकी लोग जल्द ही सुझाव देते हैं कि वे आखिरकार रॉड्रिक को अपना अनुचर बना लें। रॉड्रिक को वेले का अनुचर बनने की इच्छा हुए 3 साल हो गए थे। जब वेले ने उसे स्वीकार किया तो रॉड्रिक खुशी के आंसू नहीं रोक पाया। वेले ने खिड़की के बाहर फिर से कुछ अजीब देखा, लेकिन लड़की ने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया और छिप गई। बाद में लड़की फिर जासूसी करती है और उन्हें दोपहर का खाना खाते देखती है। दुर्भाग्य से अन्य लोगों को अंततः उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है। लुइस खिड़की की ओर दौड़ता है, जबकि इरविन वेले और खिड़की के बीच आ जाता है। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो जासूस पहले ही गायब हो चुका था। रॉड्रिक वेले से वादा करता है कि वह जासूस को ढूंढेगा और राजधानी छोड़ने की सलाह देता है। हालांकि वेले कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पहले कुछ करना है। इस बीच गुलाबी बालों वाली जासूस शहर तक भाग गई थी। उस दोपहर वेले और उसके दोस्त मैजिक गिल्ड जाते हैं, जो वेले के खोजे टेलीपोर्टेशन मंत्र का अध्ययन कर रही थी। मुख्य शोधकर्ता लुकास उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और वेले की रुचि वाला जादुई चक्र दिखाता है। यह एक नया प्रोटोटाइप था जो कल्पना की हर चीज को बुला सकता था। इरविन मुस्कुराकर कहता है कि पैंटी चोर को ऐसा उपकरण बहुत पसंद आएगा। वेले जादुई चक्र का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ता है। वह आंखें बंद करके अपनी इच्छित छवि पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ पल बाद वस्तु अंततः उसके सामने प्रकट हो जाती है। यह एक जादूगर की पहनी हुई पैंटी थी। महिला जादूगर वेले को थप्पड़ मारती है, जबकि एलिस ईर्ष्यालु दिखती है। वेले कहता है कि वह पैंटी चोर की बातों से भटक गया था। यह वह नहीं था जो वह चाहता था। वह फिर से प्रयास करता है और इस बार सफल हो जाता है। सम्मन का प्रकाश इतना विशाल था कि उसने शायद किसी दैत्य का अंडरवियर बुला लिया। बाद में गुलाबी बालों वाला जासूस वेले और उसके दोस्तों को एक बड़ा वैगन खींचते देखता है। जासूस उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर वेले घर वापस टेलीपोर्ट कर जाता है। इस बीच ऑडिटर रूकनर के महल के बाहर रॉड्रिक देखता है कि वेले के विरोधी कुलीन एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं। वह रूकनर को ऊपर की खिड़की में बदमाशी से मुस्कुराते हुए भी देखता है। जासूस वेले के महल में वापस आ गई है और खिड़की से झांकने पर वह वेले को एक बड़ी पार्टी देते हुए देखती है। लगता है कि वह राजधानी छोड़ने से पहले उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए विदाई पार्टी दे रहा है जिन्होंने उसकी मदद की। इनमें ड्यूक एमेडियस ब्लाइकरोडर, आर्मस्ट्रैंग, ब्रांटैग और यहाँ तक कि कार्डिनल होहेनहाइम भी शामिल हैं। वेले फिर टूना से बने सुशी से भरा एक बड़ा थाल लाता है। ये वास्तव में वे चीजें थीं जिन्हें वेले ने जादूगर संघ के टेलीपोर्टेशन चक्र से मंगवाया था। कुलीन लोग इस अजीब व्यंजन को कैसे खाया जाए इस बारे में उत्सुक हैं, इसलिए वेले उन्हें दिखाता है कि इसे कैसे खाना है और इसका उपयोग कैसे करना है, जिसे उन्होंने 3 साल तक विकसित किया था। आगंतुकों को स्वाद पसंद आया, जबकि खिड़की के बाहर जासूस ईर्ष्या से देखता रहा। इस बीच रॉड्रिक ने बताया कि वेल की मौत की अफवाहों का स्रोत ऑडिटर रूकनर था। वेल हैरान था क्योंकि उसने कभी ऑडिटर से बात भी नहीं की थी, पर रॉड्रिक ने समझाया कि उसका इस्तेमाल लॉर्ड कमिश्नर रूकनर को हटाने के लिए हुआ था। रॉड्रिक ने यह भी बताया कि रूकनर ने वेल के परिवार को संदेश भेजा था ताकि कर्ट ऑडिटर का रानी महसूस करे, और जब कर्ट के बेटों को वेल का खिताब मिले तो ऑडिटर रूकनर का प्रभाव बढ़े। खुशी की बात है, रॉड्रिक ने कहा कि उसके पास ऐसी योजनाएं हैं जो रूकनर को भटका देंगी। अपनी हवेली में रूकनर को पता चला कि शहर में उसके खिलाफ अफवाहें फैल रही थीं। इतना ही नहीं, महल ने अफवाह सुनी और अब ऑडिटर रूकनर को बुला रहा है। यह रॉड्रिक की एक और झूठी अफवाह से लड़ने की योजना थी। रॉड्रिक ने बताया कि वह वास्तव में ऑडिटर रूकनर का अवैध पुत्र है। तभी एलिस उन्हें कुछ टूना देने आती है, लेकिन बाहर का जासूस यह देखकर और नहीं रह सका। वह हवेली में घुसती है और वेल की ओर खतरनाक ढंग से बढ़ती है। इरविन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसे पलट देती है। वह वेल की ओर बढ़ती है, पर अचानक मेज पर रुककर सुशी खाती है। लॉर्ड मार्शल एडगर आगे आकर लड़की को अपनी बेटी विल्मा के रूप में पेश करता है। विल्मा बताती है कि वह सिर्फ जांच कर रही थी कि वेल उसे खिला सकता है या नहीं। उसने वेल के खाए स्वादिष्ट खाने को देखा, इसीलिए उसने कहा कि वेल पास हो गया।
वह फिर एलिस के साथ और खाना खोजने चली जाती है। एडगर अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगता है, जबकि ब्रैंटैग कहता है कि विल्मा हीरो सिंड्रोम से पीड़ित थी। इसका मतलब है कि उसकी मांसपेशियों में हमेशा जादू बहता है, जिससे वह बेहद मजबूत है, पर उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। इना और एलिस तुरंत विल्मा को पसंद करने लगती हैं और दोनों भूखी लड़की को फैटी टूना खिलाना चाहती हैं। एडगर वास्तव में चाहता था कि वेल विल्मा को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करे। वह उसे वेल से शादी का प्रस्ताव भी देता है। वेल उसका प्रस्ताव ठुकराता है और कहता है कि वह बस अपने ड्यूकडम में राक्षसों का शिकार करना चाहता है। हालांकि इससे एडगर को कुछ याद आता है और वह ड्यूक अमाडेस से पूछता है कि क्या वह सच में वेल से राक्षस शिकार करवाएगा। ड्यूक अमाडेस मुस्कुराता है और भ्रमित वेल को बताता है कि उसके पास वास्तव में उसके लिए एक मिशन है। ये सब पिछले कुछ दिनों में हुआ था। वर्तमान में कर्ट ने अभी अभी वेल की मृत्यु की सूचना देने वाला पत्र खोला था। इसमें यह भी बताया गया था कि उनका बेटा वेल की छोड़ी गई उपाधि का वारिस कैसे बन सकता है। कर्ट अचानक मिले सौभाग्य पर हंसता है, पर उसकी पत्नी बाहर कुछ देखकर चीख पड़ती है। जब कर्ट ने बाहर देखा तो वहां वेल और उसके दोस्त थे। ब्रैंटैग ने वेल के दल और अपने पिता के बीच बातचीत का नेतृत्व किया। वे बताते हैं कि 15 साल पहले पूर्व ड्यूक ब्लाइक रोडर ने दवा खोजने के लिए उनके जंगल में अभियान चलाया था। दुर्भाग्य से इस अभियान में 2000 सैनिकों की जान चली गई। मृत सैनिकों की लाशें अब ज़ॉम्बी बन गई थीं और मौजूदा ड्यूक अमाडेस ने वेल को उन्हें शुद्ध करने के लिए नियुक्त किया था। अब वे राक्षसों से निपटने के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। चूंकि जादुई जंगल बालमिस्टर क्षेत्र में है, उन्हें प्राप्त कच्चे माल की बिक्री का हिस्सा मिलेगा। गांव के मुखिया क्लाउस कहते हैं कि सामान्य हिस्सा 30% है, पर कर्ट इसे 50% तक बढ़ाने की मांग करता है। यह अनुचित था और ब्रैंटैग बताता है कि वे बालमिस्टर सैनिकों की मिली वस्तुएं लौटाने को तैयार हैं। हरमन, दूसरा भाई, कर्ट से विनती करता है कि वे प्रतिशत पर उचित रहें, पर कर्ट अडिग था। वह कहता है कि उनके सैनिकों के पास ज्यादा सामान नहीं था, तो शायद उन्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने पहले ही उनके अंतिम संस्कार कर दिए थे। एलिस कहती है कि बिना शवों को शुद्ध किए कोई अंतिम संस्कार मृतकों को सच्ची शांति नहीं देगा। इसलिए वह मिशन सफल होने के बाद फिर से अंतिम संस्कार करने को तैयार है। कर्ट उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह सिर्फ चर्च के दान के पैसे के पीछे है। उसके रवैये से तंग आकर इरविन मेज पर हाथ पटकता है। वेल जल्दी से बीच में आता है और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। हालांकि वेल के अन्य मित्र बताते हैं कि वे यहाँ प्रभु से बात करने आए हैं, उनके वारिस से नहीं। कर्ट फिर से बहस करने वाला था, लेकिन शुक्र है विल्मा के पेट की गड़गड़ाहट ने हम सबको बचा लिया। लगता है उसे प्रसिद्ध बालमिस्टर का पतला सूप चाहिए। उस रात कर्ट ने अपने क्षेत्र के पुरुषों के साथ अलग से बैठक की। पुरुष वास्तव में अपने बेटों और भाइयों को शांति और शुद्धि मिलने की बात से खुश हैं, लेकिन कर्ट जोर देता है कि वेल सिर्फ काम के लिए आया है, वह घर नहीं लौट रहा है। भाई वाकई अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित है। इस बीच महल में बचे लोग रात का खाना खा रहे हैं। हरमन वेल को बताता है कि उसके जाने के बाद बड़ा भाई समस्याग्रस्त हो गया। कर्ट हमेशा वेल के लौटने और वारिस की जगह छीनने से डरता था। तभी हरमन की पत्नी मार्लिन खाना लेकर आती है। विल्मा सारे खाने को देखकर लार टपकाती है। मार्लिन हरमन को डांटती है, पर ब्रैंटैग शराब मना करता है। सबको आश्चर्य होता है। इस बीच मार्लिन वेल को मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। पता चला कि उसके दादा 15 साल पहले अभियान में मारे गए थे। वेल दादा की चीजें लौटाने का वादा करता है। मार्लिन उसकी दयालुता की तारीफ करती है। दूसरे चिंतित हैं कि वे उत्तराधिकार संकट में फंस सकते हैं। अगले दिन वेल की टीम मिशन के लिए मंत्रमुग्ध वन की ओर जाती है। वे मृतकों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी होने के बावजूद मृतक अपमान समझते हैं और झुंड में आने लगते हैं। ज़ॉम्बी जैसे लाल फिल्टर लाए हैं, सब कुछ अचानक लाल हो जाता है। ज़ॉम्बी के आने पर एलिस जादुई चक्र बनाती है और वेल के साथ जादू करने लगती है। उनके चारों ओर एक शुद्धिकरण बाधा उठ जाती है। जब लाश बाधा पार करती है, वे गायब हो जाती हैं। इरविन बेकार महसूस करता है क्योंकि वे कुछ नहीं करते, पर ब्रैंटैग कहता है कि मृतकों की चीजें इकट्ठा करना भी उनका काम है। यह तब तक चलता है जब तक अधिकांश मृत अंततः चले नहीं जाते। यहाँ तक कि पूर्व ड्यूक भी दिखा और बाधा छूते ही शुद्ध हो गया। अब केवल मार्लिन के दादा बचे हैं।
वे उनके आने का इंतजार कर रहे थे जब अचानक एक मृत वायवर्ण वहां उतरा। वायवर्ण हमला करता है पर विल्मा एक ही वार में अजगर का सिर काट देती है। तब शुद्धिकरण का जादू शुरू होता है। इस बीच और भी मृत जानवर दिखाई देने लगते हैं। दल तुरंत कार्रवाई करता है और सभी को मार डालता है। कुछ घंटों बाद सभी थक जाते हैं और उनका शुद्धिकरण जादू गायब हो जाता है। दुर्भाग्य से मार्लिन के दादा फैशनेबली देर से इसी वक्त प्रकट होते हैं। वेल मृतक के पास जाता है और उनके आश्चर्य से मृतक बोलता है। मृतक एक लिच में विकसित हो गया था। वह उनसे अपनी पोती के बारे में पूछता है तो वेल बताता है कि वह ठीक है। वेल मुख्य पात्र नहीं बल्कि वह कुशल है इस अर्थ में। तब मृतक अपनी तलवार गिरा देता है और एलिस को शांति से शुद्ध करने देता है। मिशन सफल होने पर वे मृतकों की सारी वस्तुएं उनके परिवारों को लौटा देते हैं। नगरवासी वेल को धन्यवाद देते हैं पर कर्ट अचानक एक घोषणा करने आता है। वह लोगों को सभी एकत्रित कवच और तलवारें सौंपने का आदेश देता है। नगरवासी अनिच्छुक थे क्योंकि वे कवच दफनाना चाहते थे, पर कर्ट कहता है कि उन्हें खेती के लिए धातु की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए वेल लोहे का एक बड़ा टुकड़ा बुलाकर कर्ट को देता है। कर्ट नाराज था पर चूंकि वेल जल्द ही जा रहा था वह बस चला गया। ड्यूक अमाडेस वेल से वादा करता है कि वे बाकी सामान के मालिकों की पहचान करेंगे। वेल को राहत मिली कि मिशन आखिरकार खत्म हो गया। अब वह अपने पारिवारिक संघर्ष से मुक्त हो सकता है। दुर्भाग्य से ड्यूक उसे स्टैंड बाय पर रहने का आदेश देता है। जैसे ही वेल और उसकी टीम जाती है, ड्यूक अमाडेस और लॉर्ड कमिश्नर रुकनर उन्हें देखते हैं। उनकी योजना अभी भी जारी है। लौटने पर गांव के मुखिया ने पूछा क्या वे अगले दिन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। एलिस समारोह का नेतृत्व करती है जबकि लोग कर्ट पर अपनों के अंतिम संस्कार में न आने पर गुस्सा होते हैं। मृतकों की याद में एक भव्य रात्रि भोज हुआ और लोगों ने वेल को शराब पेश की। वेल मना करता है और कहता है कि ब्रैंटैग को दें, पर ब्रैंटैग ने पहले ही मना किया था, जो वेल को अजीब लगा। फिर वह कर्ट की पत्नी अमली और उसके बेटों को मृतकों को श्रद्धांजलि देते देखता है। उसके बेटे वेल से मिलकर रोमांचित हुए और उनसे कुछ कहानियां सुनाने को कहा। इना और लुइस ने वेल की उपलब्धियों का बखान किया। बाद में वेल ने उन्हें घर की बनी कैंडी दी। उत्सव समाप्त हो गया था और देर रात गांव के मुखिया ने वेल से फिर मुलाकात की। वह धीरे से वेल के पास आया और उसे क्षेत्र का वारिस बनने को कहा। वेल चौंका, पर मुखिया ने कहा कि सब यही चाहते हैं, कर्ट के अधीन कोई भविष्य नहीं है। वेल ने कहा वह साहसी बनना चाहता है, पर मुखिया ने कहा वह रॉड्रिक को दैनिक काम सौंप सकता है। इस तरह वेल साहसिक यात्राएं भी कर सकता है और उनका स्वामी भी रह सकता है। अचानक ब्रैंटैग प्रकट हुआ और बताया कि यह शाही परिवार की इच्छा भी है। ब्रैंटैग ने वेल को राजा की योजना का पूरा विवरण बताया। पता चला कि राजमुकुट कई वर्षों से राज्य के दक्षिणी हिस्से को विकसित करना चाहता था। दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हो पाया क्योंकि इन भूमियों के स्वामी पीढ़ियों से साधारण लोग थे और अब नया वारिस भी साधारण और निपटने में मुश्किल है। वे उसके पिता को पद छोड़ने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि हर स्वामी नाराज हो जाएगा सोचकर कि वे अगले हो सकते हैं। तभी राजमुकुट ने अपनी नई योजना लागू की। उन्होंने वेल को उसके भाई को उकसाने के लिए परिवार के पास वापस भेजा। फिर वे पिता को बेटे की करतूतों की जिम्मेदारी लेकर जल्दी रिटायर करा देंगे। इससे वेल के स्वामी बनने का रास्ता साफ होगा, जो अब मृत प्रियजनों को शुद्ध करने के मिशन से किसानों में मशहूर है। ब्रैंटैग ने भाई की चाल के बावजूद वेल की सुरक्षा के लिए कभी शराब नहीं पी। इसके अलावा वेल को मिल रहा इनाम वास्तव में भूमि विकास की तैयारी के लिए है। अगली सुबह वेल अपने साथियों के साथ राजमुकुट की योजना साझा करता है। वे हैरान थे कि वेल इस फैसले पर परेशान है क्योंकि वह आमतौर पर राजा के आदेश मानता है। लेकिन जब वे वेल को भतीजों के साथ खेलते देखते हैं तो वे समझ जाते हैं, अगर वेल लॉर्ड बनता है तो ये बच्चे कुलीन वर्ग का भविष्य खो देंगे। दुर्भाग्य से उन्हें पता नहीं चला कि गांव का मुखिया उनकी बातें सुन रहा था। उस शाम एक हंगामा वेल के खाने में बाधा डालता है। नगरवासी अपने स्वामी से मिलना और वेल को वारिस बनाने की याचिका देना चाहते थे। हरमन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर वे किसी दंड से नहीं डरते। वे वेल से कल जाने से पहले फैसला लेने की विनती करते हैं। वेल उलझन में था क्योंकि उसने जाने की कोई योजना नहीं बनाई थी।
इस बीच ब्रेंटैग देखता है कि गांव का मुखिया झाड़ियों से उन्हें ताक रहा है। वह उसका सामना कर चेतावनी देता है कि राजा को नागरिकों का दखल पसंद नहीं। गांव का मुखिया मान जाता है और चला जाता है, पर वह ब्रेंटैग को कर्ट की पत्नी लेडी एमिली से सावधान रहने को कहता है। उसकी बात सच निकलती है, क्योंकि एमिली खिड़की से यह सब देख रही होती है। एमिली कर्ट को अपने करीबी लोगों से बात करते भी सुनती है। वह देखती है कि कर्ट गद्दारों को कड़ी सजा देने का आदेश देता है। अगली सुबह वेल अभी भी सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ब्रेंटैग से वह जानता है कि पद लेने पर कर्ट को मार दिया जाएगा, न कि निर्वासित। कर्ट से अगली मुलाकात में वेल फिर से समझौता करने की कोशिश करता है। वह कर्ट से मांगता है कि लॉर्ड बनने पर उसे कुछ खाली जमीन दे। बदले में वेल उसे रैंक बढ़ाने और धन देने का वादा करता है। इससे सबका जीवन सुधरेगा और पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। कर्ट को मौजूदा जमीनें मिलेंगी, जबकि वेल अविकसित भूमि संभालेगा। कर्ट को यह प्रस्ताव नापसंद था। वह सोचता है कि वेल उसे ठगना और उसका अधिकार छीनना चाहता है। वह वेल को जाने का आदेश देता है। बाहर वेल की एमिली से मुलाकात होती है। वेल मानता है कि उसका समझौता सबको खुश नहीं करेगा, पर यह सबसे अच्छा रास्ता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। एमिली उसकी परेशानी देखकर कहती है कि उसे बस अपने बच्चों की चिंता है। वह अभी भी बच्चों को वेल के करीब ला रही है ताकि वह उनका दर्जा न छीने। वेल धन्यवाद देता है। खैर, बातचीत के लिए धन्यवाद और चला जाता है। अपने घर लौटकर वेल दोस्तों को बताता है कि वह स्वामी का पद स्वीकार करेगा, पर वह किसी को मरने नहीं देगा, इसलिए उनसे मदद मांगता है। सब उस पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगले दिन वे सभी शहर में एक एक बाजार खोलते हैं। वेल मसाले, लुइस कपड़े, इना हस्तकला और इरविन हथियार बेचते हैं। लोग तुरंत खरीदने आते हैं। कर्ट के समर्थक निराश होते हैं क्योंकि वेल उनके ग्राहक ले रहा था और वे कर्ट से शिकायत करते हैं। वे कर्ट से पूछते हैं क्या वेल को मार दें, पर कर्ट मना कर देता है। वे एक जादूगर से लड़ रहे हैं। ऐसा करने पर वे सब मर जाएंगे। कर्ट के समर्थक गांव लौट रहे थे जब वेल अचानक उनके सामने आया। उन्हें घेर लिया गया है। अगली सुबह कर्ट का आखिरी गुर्गा उसे घात की खबर देता है। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी, बल्कि कर्ट के सभी गुर्गे अब उसके खिलाफ हो गए थे। वेल ने उन्हें दुकानें सुधारने के लिए पैसे और प्रशिक्षण दिया था। वेल को उम्मीद है कि इससे कर्ट आखिरकार कुछ करेगा। इस बीच वे एमिली और बच्चों के लिए घोटाला फूटने पर रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। कर्ट को वे चर्च भेजेंगे ताकि क्राउन उसे न मार सके। वेल को बस कार्डिनल होहेनहेम को अपनी योजना समझानी है। रॉड्रिक बताता है कि ज्यादा लोग वेल से मिलना चाह रहे हैं। रुकनर और एडगर वेल के करीब हैं। अब और रईस उससे दोस्ती चाहते हैं। इस बीच एक और साजिश भी चल रही है। ऑडिटर रुकनर अपने अधीनस्थ को कर्ट के लिए एक वस्तु देता है। कुछ दिन बाद कर्ट गुस्सा था क्योंकि बैठक में सिर्फ एक व्यक्ति आया। बाकी सब अब वेल का समर्थन करते हैं और आखिरी शख्स मानता है कि उसे भी राजधानी में ट्रेनिंग के लिए वेल से ऑफर मिला था। वो जल्दी से कमरे से निकल जाता है, कर्ट को बिना किसी विकल्प के निराश छोड़कर। कर्ट अपना चाकू लेता है और वेल को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक आवाज पूछती है कि क्या यह काफी होगा। वह ऑडिटर का सहायक था। ऑडिटर का सहायक उसे एक कलाकृति देता है और बताता है कि यह ड्रैगन की बांसुरी नाम की जादुई चीज है। कलाकृति देने के बाद सहायक कर्ट से वेल की मौत की गलत जानकारी देने के लिए माफी मांगता है। माफी के तौर पर वे उसे बिना पैसे लिए यह कलाकृति दे रहे हैं। बदले में वे बस चाहते हैं कि अविकसित जमीन की डील में वो उनका पक्ष ले। कर्ट मुस्कुराता है और खुशी से मान जाता है। कुछ दिन बाद ब्रेंटैग को लगता है कि कर्ट अकेले जंगल आ रहा है। उन्होंने वेल के अकेले जंगल जाने की अफवाह फैलाई थी ताकि कर्ट उस पर हमला करने के लिए आए। कर्ट को स्कैंडल में फंसाने का उनका प्लान अब अंतिम चरण में है। वे हैरान हैं कि कर्ट अकेला गया, पर ब्रेंटैग सोचता है कि शायद कर्ट के पास कोई चाल है। वेल जंगल में कर्ट से मिलता है और दिखावा करता है कि वे अचानक टकरा गए।
लेकिन कर्ट उसके अभिनय को पहचान लेता है और वेल के साथियों को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। इसलिए बाकी सभी को जंगल से बाहर निकलना पड़ा। कर्ट अपने छोटे भाई पर निराशा से आह भरता है। वह एक बड़े अजगर को मार सका, बैरन का खिताब पाया और अब वारिस बनने की कोशिश कर रहा है। वह वेल को चेतावनी देता है और ड्रैगन की बांसुरी बजाने की धमकी देता है। ब्रैंड टैग की आंखें उस वस्तु को देखकर फैल जाती हैं। वह वेल को बताता है कि ड्रैगन बांसुरी बजाकर अजगरों को बुलाया जा सकता है। जिसने भी इस बांसुरी का नाम रखा वह जीनियस है। एनो कहता है कि ड्रैगन से लड़ना उनके लिए नई बात नहीं, पर ब्रैंड टैग कहता है कि वे कभी एक साथ एक से ज्यादा से नहीं लड़े। अगर कर्ट ने वो बांसुरी बजाई तो पास के पहाड़ों के सभी ड्रैगन तुरंत आ जाएंगे और वेल की जादुई शक्ति भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। एलिस कर्ट से अपील करती है कि ड्रैगन नागरिकों पर भी हमला करेंगे, लेकिन कर्ट को अब उनकी कोई परवाह नहीं है। उसके मन में सबने उसे धोखा दिया था। अगर उसका परिवार मर भी जाए वो बस एक नया बना लेगा। वो वेल की संपत्ति चुराएगा, खुद को महान नायक बनाएगा और जब औरतें उसके पास आएंगी वो नया बेटा पालेगा और सब सही हो जाएगा। वेल कर्ट की धमकियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ब्रैंड टैग को जाना पड़ता है। तो ब्रैंड टैग धीरे धीरे अपनी चाल चलने का फैसला करता है। जब कर्ट पागल बकवास करता रहता है, ब्रैंड टैग अचानक जादुई लेजर से हमला करता है, लेकिन लेजर बांसुरी से टकराकर वापस आ जाता है। कर्ट डरावनी मुस्कान के साथ बांसुरी बजाता है। आसमान गरजने लगता है और भूत जमीन से उठते हैं जब कर्ट धमाकेदार धुन बजाता है। भाई को कुलीन बनने के बजाय बस एक बैंड शुरू करना चाहिए था। दुर्भाग्य से कर्ट के लिए भूत उसके चारों ओर भीड़ लगाने लगते हैं। वेल उसे बचाने कूदने वाला था, पर विल्मा उसे रोक लेती है। पता चला कि बांसुरी वास्तव में ड्रैगन की बांसुरी नहीं थी। ब्रैंड टैग को पहले से शक था, क्योंकि ड्रैगन की बांसुरी दुर्लभ वस्तु है। ब्रैंड टैग का अनुमान है कि यह वास्तव में द्वेष की बांसुरी है। द्वेष की बांसुरी आसपास से द्वेष खींचकर उपयोगकर्ता को शक्तिशाली बनाती है। हालांकि उपयोगकर्ता अंततः एक अमर प्राणी बन जाएगा। इस बीच कर्ट बांसुरी बजाता रहता है, जबकि उसके मन में अंधेरे विचार भरते हैं। वेल को देखते हुए उसकी आंखें वास्तव में लाल हो जाती हैं। भूत उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे एक विशाल राक्षस में बदल देते हैं, जिसका केंद्र कर्ट है। ब्रैंड टैग वेल से जल्दी पवित्र जादू करने को कहता है और कहता है कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन वेल बस अपने भाई को देखता रहता है जब राक्षस अपनी पत्थर जैसी मुट्ठी से वार करता है। एलिस शुद्धिकरण के लिए आगे बढ़ती है और मुट्ठी सुनहरी रोशनी से रुक जाती है। दुर्भाग्य से राक्षस बहुत शक्तिशाली था और एलिस पीछे धकेल दी गई। एलिस राक्षस को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी, पर वेल जागता है और मदद करता है। वह एलिस को जादू फैलाने को कहता है, जैसे उन्होंने मंत्रमुग्ध वन में किया था। अपने भाई की लाश पर अंतिम नजर डालकर वेल अपना जादू फैलाना शुरू करता है। सुनहरी रोशनी पूरे राक्षस को ढक लेती है। वह शुद्ध हो जाता है और जादुई बांसुरी जमीन पर गिर जाती है। इस बीच कुर्त की दुर्भावनापूर्ण आत्मा राज्य भर में उड़ती है। अपने महल में ऑडिटर रकनर वेल के खिलाफ अपने बेटे रोडरिच का इस्तेमाल करने की चर्चा कर रहा है, जब अचानक आत्मा खिड़की से अंदर घुस आती है। वह सीधे रकनर की ओर जाती है और उस पर हमला करती है। अगले दिन सैनिकों ने रकनर के महल को घेर लिया है। वेल और रोडरिच भी वहां हैं और जानते हैं कि रकनर अपने षड्यंत्रकारियों के साथ आत्मा से मर गया था। जहां तक आत्मा की बात है, उसे पुजारियों द्वारा पहले ही शुद्ध कर दिया गया है। लगता है कि आत्मा उस राक्षस का हिस्सा थी जिसे वेल ने शुद्ध किया था, लेकिन कुर्त की नफरत ने उसे वहां पहुंचाया। दुर्भाग्य से पहले से ही अफवाह फैल रही है कि यह सब कुर्त ने किया था। इसका मतलब होगा कि एमिली और उसके बेटों के लिए वहां जाना मुश्किल होगा। अंत में एमिली और उसके बेटे हरमन के साथ रहने लगे। वेल को लोगों का उसे नायक कहना नापसंद था, पर अब वह एक व्यक्ति को भी नहीं बचा सका। वह इस बात से भी नफरत करता है कि हर कुलीन का अपना एजेंडा है और वे एक दूसरे की पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। हालांकि ब्रैंड टैग बताता है कि वेल खुद एक कुलीन है जिसके अपने षड्यंत्र हैं। यह वेल को अपने पाखंड का एहसास दिलाता है और वह पूरा दिन चुप रहता है, शहर में घूमते हुए और यहाँ तक कि दोस्तों से घिरे रात के खाने के दौरान भी चिंतन करता है। उस रात बाद में वेल एलिस से पूछता है कि क्या उसे कभी वास्तविकता से कटा हुआ लगा। एलिस मानती है कि उसने वेल को वाकई अजीब व्यवहार करते देखा। कभी कभी वेल उसे बहुत दूर लगता है, भले ही वो पास हो। वेल समझता है कि वो अभी भी अपने पुराने जीवन को ही असली मान रहा है, कि उसने अभी इस दुनिया की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया है।
एलिस वेल का हाथ थामती है और वेल मुस्कुराता है। वो वादा करता है कि अब से वो एक सही कुलीन बनने की कोशिश करेगा। जब वेल को फिर राजा ने बुलाया, उसे बालमिस्टर नाइटडम की सारी खाली जमीन दी। साथ ही राजा वेल से पूछता है कि वो इनाम में क्या चाहता है। वेल बताता है कि ऑडिटर रूकनर के घर की मौतों से 12 कुलीन पद खाली हुए हैं, इसलिए वो इनमें से 2 पद खुद देना चाहता है। राजा का चेहरा गंभीर हो जाता है क्योंकि सिर्फ वही उपाधि दे सकता है। लॉर्ड मार्शल एडगर वेल को डांटते हैं और कार्डिनल होहेनहेम उसे वापस लेने को कहते हैं। हालांकि लॉर्ड एडगर फिर जोर देते हैं कि अविकसित भूमि किसी और को दी जाए। लॉर्ड अमाडियस वेल का बचाव करता है, पर अन्य उसे स्वार्थी कहते हैं। रईस फिर बहस करने लगते हैं, तब आर्मस्ट्रैंग उन्हें डांट कर चुप कराता है। वह वेल को भी अनुरोध वापस लेने को कहता है क्योंकि उसने महल की शांति भंग की। इसके बजाय आर्मस्ट्रॉन्ग राजा से अविकसित भूमि का हिस्सा मांगता है। राजा अंततः बातचीत संभालता है और आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रस्ताव ठुकराता है। वह दोहराता है कि वेल ही इन जमीनों को विकसित करेगा। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग चुपके से वेल को आंख मारता है। वेल की मदद करने की उसकी योजना सफल हो गई। यह साबित करता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग सिर्फ मजबूत नहीं, चतुर भी है। राजा वेल को 2 उपाधियां और रैंक बढ़ाने का अधिकार देता है। सब तालियां बजाते हैं। बाद में राजा मुस्कुराकर वेल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है। वह सबके अभिनय की तारीफ करता है, पर आर्मस्ट्रॉन्ग को अति स्पष्ट होने पर डांटता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जोर से हंसते हैं। लगता है राजा उनकी सारी चालों को भांप गया था। गांव में वेल एमिली को बताता है कि वह उसके बेटों को बड़े होने पर 2 कुलीन उपाधियां देगा। एमिली की आंखें खुशी से चमकती हैं। वह कहती है कि बेटे समझेंगे कि पिता की मौत कर्ट की गलती थी। इस बीच वेल अपनी नई जमीन विकसित करने का काम शुरू करता है। दरअसल ये वही दृश्य था जो पहले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। वे और जमीन साफ करेंगे, खासकर कार्डिनल होहेनहेम के चर्च और अन्य अधिकारियों की सुविधाओं के लिए। ये सब उनके समर्थन और 2 कुलीन उपाधियां देने के अधिकार पाने में मदद के बदले में है। हालांकि वे एक खास चीज में दखल नहीं दे पाएंगे। वेल एक नक्शा निकालता है जिसमें मूसो और सोया सॉस कारखाने की योजना है। जल्द ही दूसरे लोग अपने अनुरोध लेकर आते हैं। वेल भ्रमित पर नई व्यस्त जिंदगी से खुश है। उस रात वेल दोस्तों के साथ खुशी से खाना खाता है और समझता है कि 8वां बेटा होना बुरा नहीं था।